नावल वो एक लड़की पागल सी। राइटर सुमेरा शरीफ दूर। रमज़ान के पहले अशरे का आखिरी दिन था। सुबह कड़कती धूप थी, मगर अब मौसम बिल्कुल बदल गया था। मूसलाधार बारिश सबको ही खौफजदा किए दे रही थी। जवेरिया के साथ शॉपिंग के लिए आई माहम का भी तशवीश और खौफ से बुरा हाल था। उसे ऐसे मौसम शुरू से ही बुरे लगते थे। जान तक लर्जा हो जाती थी। ऐसे मौसम में वो हमेशा अपने कमरे में घुसी कोई ना कोई किताब पकड़े वर्क गर्दानी में मसरूफ रहती थी। मगर अब बदकिस्मती से वो यूं जवेरिया की ख्वाहिश पर इस खौफनाक मौसम के तेवर सहती, खुद पर बामुश्किल जबर करती, अंदर ही अंदर सख्त हिरासां थी। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तो छुट्टी लेकर आजा बालमा। उसके सख्त खौफजदा और परेशान चेहरे को देखते हुए जवेरिया को शरारत सूझ रही थी। उसने सख्त खश्मगी नजरों से उसे घूरा। एक तो मौसम ने मूड सख्त खराब किया हुआ था, दूसरा जहां वो दोनों खड़ी थी वो मेन रोड था। चारों तरफ से गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दे रहे थे। वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक दुकान के शेड के नीचे खड़ी थी। अगर तुम्हारे इस रंगीले सुहाने मौसम के तेवर ऐसे ही जानलेवा रहे तो कभी गुमान है कि आज की तारीख में हम लोग घर पहुंचने से रहे। अगरचा वो शेड में खड़ी थी, मगर तेज बारिश ने दोनों को ही अच्छा खासा गीला कर डाला था। अपनी पेशानी से बारिश के कतरे साफ करती वो सख्त नालां हो रही थी। वाकई पता नहीं लोग इस मौसम में कैसे एंजॉय कर लेते हैं। भला ये भी कोई मौसम है? ख्वामख्वार रंगीले सुहाने नाम रखकर बेचारे को बदनाम किया गया है। जवेरिया के होंठों पर अभी तक शरारत मचल रही थी, और शरारत का पस मंजर क्या था वो भी माहम अच्छी तरह समझ रही थी। हाँ, ये सच है कि ये सुहाने मौसम हमारे शहर की खस्ता हाल सड़कों को मजीद सुहाना कर रहे हैं। माहम उसे घूर कर रह गई। सावन आए सावन जाए। करीब से ही 3-4 शोखो शरीर लापरवाह मौसम की सरमस्तियों से लुत्फ अंदोज होते लड़कों का एक ग्रुप गुजरा था। शरीर चुलबुली और लाउबाली आवाजें सावन के मौसम की तर्जुमानी करती उनके कानों से टकराकर सख्त गुस्सा दिला गई थी। हू हाउ की आवाजें चलते चलते गहरी नजरों से देखते इन दोनों पर भी उछाली गई थी। माहम ने कदरे नागवारी से अपने गिर्द बड़ा सा गीला दुपट्टा अच्छी तरह लपेटते हुए कोफत का इजहार किया था, और एक नज़र रिस्ट वॉच पर डाली थी। जवाबन जवेरिया उसकी शक्ल देखकर एकदम खिलखिला कर हंस पड़ी थी। वो मजीद तप गई। सख्त गिरां गुजरी उस समय उसकी हंसी। कसम से जवेरिया, अगर इसी तरह इस गैर महफूज शेड के नीचे कुछ पल में मजीद खड़ी रही तो घर तो मेरी लाश लेकर ही जाना। तौबा मेरे अल्लाह, हद होती है इंतज़ार और बर्दाश्त की भी। एक तो रोज़ा है, ऊपर से सुबह से बाजार की खुआरी, और अब ये आफते नागहानी बारिश। वो कोस रही थी। जवेरिया ने मुस्कुराते हुए इर्द गिर्द 2-2 फीट पानी देखकर अपनी हथेली पर बारिश का पानी जमा करते हुए उसकी दुहाई सुनी अनसुनी कर दी थी। भाई, अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम देख तो रही हो कि कोई सवारी वगैरह तो मिल नहीं रही। तुम्हारे सामने ही तो घर फोन किया था। अब्बू भी घर पर नहीं थे। अम्मी थी, मैंने कह दिया कि सिकंदर भाई के ऑफिस फोन करके उन्हें भेजें। मेरे पास तो उनका नंबर भी नहीं है। आज तो उन्होंने अपना सेल भी ऑफ किया हुआ है। अब भला मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ देर और इंतजार करते हैं। अगर सिकंदर भाई आ गए तो ठीक, वरना इसी हुलिये में स्टॉप तक चलते हैं। वहां से अल्लाह करे कोई टैक्सी वगैरह मिल जाए। शेड के नीचे बनी सीमेंट की सिल पर अपना सामान रखकर बैठते हुए उसने कदरे संजीदगी से कहा। तो माहम का सिकंदर का नाम सुनकर बेचैनी से और भी बुरा हाल हो गया। उसे तो शुरू से ऐसे मौसम से सख्त एलर्जी थी। इधर मौसम के तेवर बदले नहीं, इधर वो कमरे में घुसी नहीं। वो उस वक्त को कोसने लगी जब जवेरिया के इसरार पर शॉपिंग के लिए आने पर राजी हो गई थी। अपने भीगे लिबास पर सख्त कोफत के साथ साथ शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। अंदर ही अंदर सिकंदर की इस कदर गैर जिम्मेदारी पर उबाल भी उठ रहे थे। आधा घंटा होने को था घर फोन किए हुए। वो हद से ज्यादा हसास, अपने आप को सींद सींद कर रखने वाली लड़की थी, मगर बदकिस्मती से अब ये सूरत हाल दरपेश थी। आते जाते मर्दों की बेबाक छेदती नजरें अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। अब तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी ये गाना गाना शुरू कर दूं, वो भी रो रो कर। अपने अंदर के सारे गुस्से को हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग को जवेरिया की झोली में पटक कर खूनख्वार अंदाज से घूरते हुए उतारा था। वो कदरे चौंकी, फिर उसकी धुआं धुआं होती बारिश के कतरों से तर झिलमिलाती मनमोहनी सी साफ शफाफ सूरत देखकर बेख्तियार छलक आने वाली हंसी अपने होंठों पर जब्त करने लगी। क्या? कौन सा गाना?
وہ خون خواری سے اسے گھورتے ہوئے دھکیل کر اپنے لیے جگہ بنا کر ساتھ ہی سل پر بیٹھ گئی تھی۔ بڑے غیر ذمہ دار ہیں تمہارے سکندر بھائی۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں پھوٹ پھوٹ کر روؤں اور اپنا تماشا بن جانے پر یہ گانا گاؤں کہ ہائے موسم مصیبت مارے، میرا دل بڑا گھبرائے، کب آئے گا تو چھٹی لے کر ظالمہ۔ عجب روٹھا خفگی سے بھرا سا انداز تھا۔ جویریہ کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ ماہم اسے مزید گھورنے لگی تھی۔ پاس سے گزرتا لڑکا ٹھٹکا، پھر دونوں کو دیکھ کر رکا، گیلے بال سنوارے اور گلا کھنکار کر متوجہ ہوا۔ اوہو، لگتا ہے سخت پریشان ہے۔ دیکھیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں شریف سا بے ضرر بندہ ہوں، دل و جان سے خدمت کو حاضر ہوں۔ کہیے کیا خدمت کروں؟ بادشاہ کانوں تک پھیلائے لوفرانہ اسٹائل میں سگا بنا پوچھ رہا تھا۔ دونوں کے چہرے ایک دم سپاٹ ہو گئے۔ وہ کس قدر شریف تھا اس کی آنکھیں صاف بتا رہی تھیں۔ ماہم نے دوپٹہ درست کیا۔ کیوں پاگل ہیں آپ؟ گھر میں اماں اور بیوی کی خدمت سے تنگ آ گئے ہیں کیا؟ جو یہ نیک فریضہ سنبھالنے یہاں آ موجود ہیں۔ جویریہ نے استہزائیہ نظروں سے اسے سر تا پا گھورتے مسخرے پن سے کہا تو وہ لڑکا مزید پھیلا۔ اجی کہاں بیوی، ابھی تو میں کنوارا ہوں۔ اس لڑکے نے بھی لوفر پن کی حد کر دی تھی۔ کیا خوب تھا شرمانے کا انداز۔ چپ کرو، کیوں ایسے پاگلوں کے منہ لگ رہی ہو؟ حد سے زیادہ محتاط پھونک پھونک کر قدم رکھنے والی ماہم اس کے کان میں منمنائی۔ ارے آپ نے پاگل کہا، ذرا نوازی ہے آپ کی۔ پاگل ہوں تو نہیں، مگر لگتا ہے آپ کے حسن کو دیکھ کر ضرور پاگل ہو جاؤں گا۔ ماہم پر ایک اندر تک اترتی آر پار ہوتی نظر ڈال کر وہ گویا ہوا تھا۔ ماہم کے گویا رگوں میں خون تک جمنے لگا۔ کھانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ ہائے ان ہرنی جیسی بیچاری آنکھوں پر اتنا ظلم۔ وہ مصنوعی کراہا۔ جویریہ نے بھنا کر سینڈل اتارا۔ سنو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ سینڈل تمہارا برا حشر کر دے گی۔ جویریہ ایک دم آؤٹ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ خون خوار انداز میں آگے بڑھنے کو تھی کہ ماہم نے لپک کر اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ وہ لڑکا بدکا تھا، تھوڑا سا خائف بھی ہوا تھا، مگر خوفزدہ ماہم کو دیکھ کر شیر بھی ہو گیا۔ ارے جاؤ، جاؤ، دیکھی ہیں تم جیسی بڑی لڑکیاں، بڑی پرانی دھمکی ہے یہ، ہم بلا کب ڈرتے ہیں ایسے حربوں سے۔ وہ کچھ مزید قریب ہوتے ہوئے خاصے برے تیور لیے کہہ رہا تھا۔ ماہم کے لیے اب خود پر جبر کرنا مشکل ہو گیا۔ شٹ اپ، منٹوں میں یہاں سے اب 9 2 11 ہو جاؤ، ورنہ اپنی دھمکی پر عمل کرنے میں ہمیں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ وہ طیش میں ایک دم چنگھاڑی۔ اس سمے اسے سب سے زیادہ سکندر پر غصہ آیا تھا، جو نہ جانے کہاں تھا، ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ ارد گرد شاہراہ پر رش بہت کم تھا، صرف دور دور سے ہی لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں وہ لڑکا دونوں کو تنہا، مصیبت اور خوفزدہ تصور کر کے ہراساں کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماہم کے جواب میں وہ مزید بکواس کرتا، زن سے ایک گاڑی ان کے قریب آ رکی تھی۔ اس کے اندر شخص کو دیکھ کر دونوں کے رکے سانس ایک دم بحال ہوئے تھے، ورنہ وہ لوفر لڑکا ان کے لیے بڑی آزمائش بن رہا تھا۔ ان کی توجہ ہٹی تھی اور وہ لڑکا رفو چکر ہو گیا تھا۔ گاڑی روک کر سکندر تیزی سے باہر نکلا تھا۔ اتنی دیر سے خود پر جبر کرتی ماہم کی آنکھوں میں نمی آ ٹھہری تھی۔ اتنی دیر لگائی تھی اس نے آنے میں، اتنی دیر لگا دیا آپ نے۔ جویریہ فوراً اس کی طرف لپکی تھی۔ سکندر دھیرے سے مسکرا دیا، پھر ایک نظر تیکھے انداز لیے چپ چاپ جامد سی سرد مہری چہرے پر سجائے ماہم کو دیکھا۔ کندن سا سراپا پرپل کلر میں اور بھی غضب ڈال رہا تھا۔ سوٹ کے ہم رنگ بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، اس کے باوجود بارش نے اس کے پورے وجود کو بھگو دیا تھا۔ چہرے پر ناراضگی بھرے تاثرات تھے۔ ایک سخت ناراضگی کا تاثر دیتی نظر ڈال کر وہ دائیں طرف دیکھنے لگی تھی۔ سکندر نے ایک گہری سانس لے کر دیکھا۔ جویریہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول رہی تھی۔ اس نے بھی ماہم کے ہاتھ سے سامان لینے کو ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ نو تھینکس، شکریہ۔ جویریہ نے پلٹ کر دونوں کو دیکھا تھا۔ ماہم کے چہرے پہ خفگی بھرے تاثرات واضح پڑے جا سکتے تھے۔ پچھلے لمحوں میں وہ کس قدر ڈپریس رہی تھی وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ اس وقت سکندر سے اس طرح کا بیہیو کیوں کر رہی تھی۔ دونوں کو قصداً نظر انداز کر کے اندر بیٹھ گئی۔ ماہم نے بھی سیٹ کی طرف قدم بڑھانے چاہے تھے، جب سکندر ایک دم اس کی راہ میں حائل ہوا تھا، پچھلا دروازہ بند کر کے اس کے ہاتھ سے چھیننے والے انداز میں سامان لے کر کھڑکی سے اندر ڈال کر اس کا بازو پکڑ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر دھکیلنا چاہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس قدر جرت پر ماہم کی تو جان ہی سلگ اٹھی۔ پھاڑ کھانے والا انداز تھا، دونوں تیز بارش میں بھیگ رہے تھے۔ وہ اندر بیٹھنے کی بجائے اسی طرح ایستادہ تھی، خون خوار خفگی بھرے ناراض تیور لیے۔ سکندر دانستہ مسکرا دیا۔ بارش ہو رہی ہے اور بہت تیز ہے،
इसी तरह भीगती रही तो बीमार पड़ जाओगी। शाबाश, अंदर बैठो। उसका बाजू पकड़कर उसे बिठाना चाहा तो उसने सख्ती से हाथ झटक दिया। आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। मैं बीमार पड़ूं या मरूं, आप अपने ऑफिस को संभालिए। क्या जरूरत थी इस ख्वारी की? आंसू छलक आए थे, जो बारिश के पानी में तहलील हो गए थे, मगर आवाज हद से ज्यादा खफगी का इजहार कर रही थी। सॉरी, बहुत जरूरी काम था, बस थोड़ी देर हो गई, मगर आ तो गया हूँ। वो माजरत ख्वाहाना अंदाज में कह रहा था। माहम ने मतलब ध्यान न दिया। माही, ये क्या बचपना है, आराम से अंदर बैठो वरना मैं उठाकर अंदर फेंक दूंगा। उसको उसी तरह अड़ियल टट्टू की तरह मुंह बसोरते खड़े देखकर उसने सख्ती से कहा तो एक काटदार नजर डालकर वो गाड़ी के अंदर घुस गई। दरवाजा इस कदर जोर से बंद किया कि छोटी मोटी गाड़ी होती तो हिलकर रह जाती। सिकंदर ने एक गहरी सांस लेते हुए चोर नजरों से जवेरिया को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। हूँ, देर हो गई थी, साफ कहते आना ही नहीं चाहते थे। साफ आवाज में बुड़बुड़ाते दिल ही दिल में किलस रही थी। बड़े आए रोब झाड़ने वाले, बीमार पड़ जाऊंगी, जानती हूँ सारी हमदर्दी। इतना ही ख्याल होता तो इतनी ज्यादा ताखीर क्यों करते? उसकी बुड़बुड़ाहट पर जवेरिया ने बमुश्किल अपना छलक आने वाला कहकहा रोका था। वो भी ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। तुम दोनों को आज इस मौसम में इस तरह शॉपिंग करने की क्या सूझी थी? साइड मिरर माहम के खफा नो लिफ्ट का बोर्ड शो किए चेहरे पर सेट करके उसने गाड़ी स्टार्ट करके रास्ते पर डाल दी। मुझे भला क्या सूझनी है? सुबह जब घर से निकले थे तो कितनी खूबसूरत गर्म धूप थी, क्या पता था बारिश हो जाएगी, जवेरिया ने कहा था। माहम अंदर के माहौल से बिल्कुल कटी चेहरे का रुख मोड़कर बाहर देखने लगी। पानी के कतरे अभी भी चेहरे पर मौजूद थे। सर्दी की वजह से वजूद कपकपा रहा था। उसने अपने हाथों को आपस में जकड़ लिया। अम्मी ने इतला दी थी आपको, और आपने मोबाइल क्यों बंद किया हुआ था? जवेरिया पूछ रही थी। उसने सर हिला दिया। बैटरी डाउन थी, इसलिए सिग्नल नहीं मिल रहे थे। एक नज़र माहम पर डाली। गीली वो थी, कपकपी उसको अपने अंदर महसूस हो रही थी। मैं ऑफिस का नंबर भूल गई थी, इसलिए अम्मी को कहा था कि वो आपको इत्तला कर दे। अच्छा, मगर माहम के पास तो नंबर है ना? अच्छी तरह अजबर है। क्यों माहम? उसने कतई लातल्लुकी का इजहार करती माहम को छेड़ा था। उसने फाड़ खाने वाले अंदाज में चेहरा मोड़कर उसे देखा। वो उधर ही मुतवज्जो था। नजरों का तसादम हुआ था। कुछ था सिकंदर की आंखों में। माहम को अपने अंदर एक कूंदा सा लपकता हुआ महसूस हुआ। वो सूरत से नजरें फेर गई। उसके दिल की हालत कुछ अजीब सी हुई थी। सारा इख्तियार बेइख्तियारी में बदलता चला गया। आज 10वां रोज है। सोचा था कि शॉपिंग कर ली जाए, फिर तो मसरूफियत में निकलना भी नहीं होता। माहम तो आ जाने पर राजी ही नहीं थी। वो भी रोजे की हालत में घर से निकलने को मैं ही जबरदस्ती घसीट कर ले आई थी, और अब इस बारिश ने सारे प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया है। सिकंदर ने एक नज़र अपनी शहादत की उंगली से अपना तर चेहरा साफ करती माहम को देखा, फिर आहिस्तगी से टिश्यू बॉक्स से 4-5 टिश्यू खींचकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। माहम, जो अपने ऊपर कुछ कंट्रोल कर चुकी थी, इस इनायत पर चौंकी। कुछ हैरत और बेयकीनी से उसे देखा। वो मुतवज्जो कब था? सामने देखकर सिर्फ दाएं हाथ से स्टीयरिंग संभाले गाड़ी ड्राइव कर रहा था। दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाए टिश्यू थाम लिए जाने का मुंतजर था। उसने आहिस्तगी से टिश्यू थाम लिए। वो उससे ज्यादा देर खफा भी नहीं रह सकती थी, ये उसकी मजबूरी थी। गीला चेहरा साफ करके माहम ने टिश्यू डैशबोर्ड पर फेंकने चाहे थे जब सिकंदर ने एक मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालते उसे वो इस्तेमाल शुदा टिश्यूज थाम लिए थे। वो समझ भी ना सकी थी कि वो उनसे अपना चेहरा साफ करने लगा था। माहम एकदम पजल सी हो गई। ना जाने इस शख्स के तेवर क्या थे, क्यों थे, कहाँ वो कभी एक नज़र डालने का भी रवादार नहीं था, और कहाँ अब इस कदर इल्तफात पर आमादा था। इस कदर ध्यान कब रखता था वो उसका? वो कंफ्यूज सी हो गई थी। बेहद घबरा कर गर्दन मोड़कर जवेरिया को देखा। वो अपनी बेसाख्ता धीमी मुस्कुराहट को अपने होंठों पर हाथ रखकर छुपाने की कोशिश में चेहरा फेर कर कतई लाइल्म होने का मुजाहरा कर रही थी। माहम पर घड़ों पानी पड़ गया। कुछ गफगी से चेहरा बाहर फेर लिया। हद है, कितना इन रोमांटिक कपल है आप दोनों का। मैं आप दोनों को फुल मौका दे रही हूँ और आप हैं कि जवेरिया ने माहम के यूं खफगी से चेहरा फेर लेने पर कहा था। सिकंदर का जानदार कह कहा बेसाख्ता था। माहम मजीद सुर्ख पड़ गई। मसलन कैसे, क्या मौका? डियर सिस्टर, अपने इस जुमले की जरा वजाहत भी कर दें। एक नज़र माहम के सुर्ख टमटमाते चेहरे पर डालकर हंसी होंठों पर दबाकर पूछा था। मैं लाख वजाहत करूं, आप दोनों पर कौन सा असर हो जाना है? आप क्या, माहम भी गुनों की पूरी है। एक मशरिक है तो दूसरा मगरिब। मजाल है जो इस दरमियानी फर्क को कभी खत्म किया हो।
माहम उसे अंदर ही अंदर कोस रही थी, मगर जवेरिया उसके तेवरों से बेखबर बाआवाज बुलंद चिढ़कर कह रही थी, ओह तो माइंड यू प्यारी सिस्टर, जो गुनों के पूरे होते हैं वो हमेशा मौजूए गुफ्तगू बनने से परहेज करते हैं। जब अपने जुमला हकूक महफूज हैं तो हम सरेआम मुजाहिरा क्यों करें? क्या समझी? वो बज़ाहिर उसे छेड़ रहा था, मगर नजरें साइड मिरर से नजर आते लम्हा ब लम्हा सुर्ख होते चेहरे का तवाफ कर रही थीं। सब समझती हूँ, पता है मुझे, जलकर जवेरिया ने कहा तो वो खुलकर हंसा था। उसकी हंसी के जलतरंग माहम के अंदर इंतशार सा पैदा कर गए थे। चलो अभी फर्ज करो मैं तुम्हें खुश करने को डायलॉग झाड़ ही देता हूँ, मगर यार क्या गारंटी है कि मेरे लफ्जों को भी शर्फ कबूलियत बख्शा जाएगा? वो कनखियों से उसे देखते हुए कह रहा था। एकदम उसका लहजा लौ देने लगा था। माहम के अंदर कपकपी सरायत करती गई थी। कितने वाज़े अल्फाज थे, कितना साफ मफ़हूम था। निकलने को सौ मानी थे, मगर वो चाहने के बावजूद सर उठाकर मुकाबिल को ना देख सकी थी। उसकी नज़रें सिर्फ अपने हाथों को घूरती रह गई थीं। ये तो बात पर मुनहसर है कि शर्फ़ कबूलियत बख्शा जाएगा या नहीं। असल बात तो हिम्मत करने की है, जो मैं शर्तिया कह सकती हूँ, आप सरेआम कभी नहीं कर सकते। जवेरिया अब सिकंदर को उकसा रही थी, माहम अंदर ही अंदर तिलमिलाकर रह गई। ऊँ, हिम्मत है या नहीं, मगर असल बात जज़्बात की होती है। खोखले लफ्ज़ या झूठे मुज़ाहरे वक़्ती खुशी मुहैया ज़रूर कर सकते हैं, दायमी खुशी नहीं देते। मैं दायमी खुशियों का कायल हूँ। कब्ल अज़ वक़्त झूठे खोखले अल्फ़ाज़ ज़ाया करने का आदी नहीं हूँ। जब हकूक़ महफ़ूज़ हैं, तो फिर छोटी-मोटी बेईमानियाँ क्यों करूँ? प्यारी बहना, हकीकत पसंद आदमी हूँ। दूसरे मानी में प्रैक्टिकल बंदा हूँ। अब उल्टी-सीधी बकवास करने से तो रहा। माहम के असाब तक झिनझिना उठे। क्या कह गया था वो? उसके नज़दीक ये सब बकवास था। उसके चेहरे के ज़ाविये बिगड़ने लगे। उसने हद दर्जा संजीदगी से सब कहा था, जवेरिया भी चुप सी हो गई थी। माहम का बस नहीं चल रहा था कि कोई चीज़ उठाकर जवेरिया के सर पर दे मारे, जिसने उसका रहा-सहा भरम भी तोड़ दिया था। उसने ये सब क्यों किया था? वो सब समझ रही थी। माहम के अंदर एक अजीब-सी लहर उठी थी। उसने उसे गम से बोझल कर दिया था। वो लहर बौछार बनकर उसके अंदर किनमिन का सबब बनने लगी थी। नमकीन पानी का गोला हलक में अटक गया था। अपना आप सँभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। हाँ, जानती हूँ मैं, कितने प्रैक्टिकल हैं आप। जिधर आपकी अम्मी ने बाँध दिया, बंध गए। इतने ही शरीफ हैं ना आप। थोड़ी देर बाद जवेरिया ने फिर जलकर कहा था। सिकंदर मुस्कुरा दिया था। गाड़ी घर के गेट से अंदर दाखिल हुई थी। सिकंदर की नज़रें माहम के चेहरे पर पड़ी तो ठठक गईं। वो सर झुकाए आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। उसके मुस्कुराते लब एकदम साकित हो गए। जवेरिया और उसके अल्फाज उसको किस कदर दुखी कर सकते हैं, वो कतई बेखबर था। लब भींचे एक नज़र फिर डाली, वो चेहरा मोड़ गई थी। सिवाय दहकती सुर्ख नाक के कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो एक ठंडी सांस भरकर रह गया। इस समय जवेरिया की ये कैंची की तरह बिला सोचे समझे चलती जुबान सख्त गिरां गुजर रही थी। असाब सुकड़ से गए थे। गाड़ी पोर्च में जाकर जैसे ही रुकी, माहम सूरत से गाड़ी का दरवाज़ा वाह करके तेज़-तेज़ कदम उठाती अंदर बढ़ गई। लाउंज में अम्मी बैठी हुई थीं, सलाम करके कमरे में घुस गई। इस वक्त चेहरा धुआं-धुआं हो रहा था, बस ज़ब्त झलक आने को बेताब था। बेदर्दी से अपने रुखसार रगड़कर चादर नोचकर सोफे पर फेंकी थी। सर्दी से वजूद कँपकपा रहा था। अलमारी से गर्म सूट निकालकर फौरन बाथरूम में घुस गई। आंखें मुसलसल जल रही थीं। पानी की रवानी में कितने ही आंसू बह गए। नहाकर दिल का गुबार निकालकर लिबास पहनकर बाहर निकली तो अपने कमरे में सोफे पर सिकंदर को विराजमान देखकर ठठक गई। सिकंदर ने उस पर एक भरपूर नजर डाली थी। धुला-धुलाया, निखरा-निखरा मुअत्तर वजूद सारी कसाफत बहा ले गया था। ग्रे कलर का गीला लिबास बदन पर जा बजा चिपका हुआ था। लंबी उलझी जुल्फों का आबशार पुश्त पर बिखरा कतरा-कतरा पानी टपका रहा था। वो चंद लम्हों तक उसके वजूद से नजरें नहीं हटा पाया था। वो खजल होती एकदम अलमारी की तरफ बढ़ी थी। वहां से दुपट्टा निकालकर कंधों पर फैला लिया था। आप अपने कमरे में उसकी मौजूदगी उसके हाथ पांव फुला देने को काफी थी। सिर्फ यही कह सकी थी। ये सामान रखने आया था। उसने सोफे के करीब रखे शॉपिंग बैग्स की तरफ इशारा किया। वो चुप हो गई। वो चंद मिनट तो उसे बैठा देखता रहा था, फिर सोफे से उठकर धीरे-धीरे कदम उठाता उसके करीब आ रुका था। माहम की पलकें अनदेखे बोझ से झुक गई थी। अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। आंखों को झुकाकर चेहरा फेर लिया, मुबादा उसके आंसुओं का राज न खुल जाए। माही, उसके नाजुक से लांबी उंगलियों वाले कपकपाते शफाफ हाथ अपने हाथों में थामकर उसने पुकारा था। वो जरा देर को पलकें उठा पाई थी, फिर न सिर्फ चेहरा झुका लिया था, बल्कि अपने हाथ छुड़ाकर रुख भी मोड़ गई थी।
وہ اس کے اس قدر قریب کھڑا تھا، اس کے یوں صورت سے رخ موڑنے پر گیلی زلفوں کے کئی موتی اس کے سینے پر گرے تھے۔ روح تلک میں ایک ٹھنڈی لہر اتر گئی تھی، جس کی ٹھنڈک کو اس نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ جی کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں سن رہی ہوں۔ اسے کچھ پل لگے تھے خود کو مضبوط کرنے میں۔ وہ پھر پہلے جیسی اکھڑ مزاج تند خو لڑکی بن گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے کہے لفظ اسے اچھی طرح ازبر تھے۔ کتنی حد تک محسوس ہوئی تھی، اتنا خود کو گھٹیا تصور کیا تھا ماہم نے۔ اب تو وہ صرف اپنی انا کے مضبوط قلعے میں بند ماہم افتخار تھی۔ وہ دل سے زیادہ دماغ کی مانتی تھی۔ سنو، ریئلی میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہے تمہیں دکھ ہوا ہوگا، مگر بلیو می، وہ تو خود بخود گفتگو جویریہ کی باتیں سن کر اس رخ پر چلی گئی تھی۔ اگر تمہیں برا لگا، وہ مزید بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا جب وہ ایک دم پلٹی تھی۔ پلیز، مجھے نماز ادا کرنی ہے، دیر ہو رہی ہے، ایکسکیوز می۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، وہ ایک دم سے اس کے سامنے سے ہٹی، پھر وضو کی نیت سے دوبارہ باتھ روم میں جا بند ہوئی۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتا بند دروازے کو گھورتا رہا اور گہری سانس بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ نماز تراویح ادا کر کے وہ کچن میں چلی آئی۔ افطاری کے بعد کے تمام برتن سنک میں دھونے والے پڑے ہوئے تھے۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی، برتن خالی کر کے چھوٹی موٹی تمام بے ترتیب چیزیں، بکھرے ڈبے، سب کچھ ان کی جگہ پر ترتیب سے رکھا۔ ٹیبل پر کپڑا لگا کر وہ برتنوں پر طبع آزمائی کرنے لگی۔ ابھی برتن دھو رہی تھی جب سکندر کچن میں آیا تھا۔ سامنے اسے مصروف دیکھ کر دروازے پر ہی رک گیا۔ پردہ ذہن میں کچھ الفاظ سے گردش کرنے لگے۔ ایک دن ایک پاگل لڑکی نے اپنے گھر کی اونچی چھت سے اپنے سارے خواب اتارے، خواہشوں کے ٹکڑوں کو جوڑا، گیلے کپڑے تیز ہوا کے ہاتھ سے چھینے۔ ماہم اسے یوں رکتے پھر غور سے دیکھتے محسوس کر کے پلٹی۔ کیا بات ہے، کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا، پھر سر جھٹکا اور اندر داخل ہوا۔ وہ برتن دھو کر ٹوکری میں رکھ رہی تھی، وہاں سے ایک گلاس اٹھایا اور اس کے قریب ہی جا رکا۔ میں نے آج ایک نظم پڑھی تھی پاگل لڑکی کے عنوان سے، سوچا تم سے بھی شیئر کر لوں، سنو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا، ماہم کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ پاگل لڑکی، کالے حرفوں والے کاغذ پرس میں رکھے، پہلے چاند کی پھیکی چھاؤں اپنی کچی آنکھوں کے اندر آپ سمیٹے، رشتوں کی زنجیریں توڑ کے گھر سے نکلی۔ شہر کی ساری روشنیوں نے اس کی آنکھیں رنگ برنگی دیواروں پر چسپاں کر دیں۔ ماہم ہکا بکا تھی۔ ان لفظوں کا اصل مفہوم کیا تھا وہ سمجھ کے بھی نہ جان پائی تھی۔ بس اس کے گرد سکندر کا لہجہ بول رہا تھا، مدھر دھیما، اندر ہی اندر جل ترنگ پیدا کرتا۔ سکندر کا لہجہ، وہ مزید کہہ رہا تھا۔ جاگتی سوتی آنکھوں والی اس لڑکی نے مڑ کے دیکھا، گھر جانے کے سارے راستے اس سے اوجھل۔ ماہم بغیر پلکیں جھپکائے صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں اوجھل، اب وہ اپنے آپ کو جیسے ڈھونڈ رہی ہے۔ ہر جانب انجانے سائے اس کی آنکھیں مانگ رہے ہیں، اور وہ ہر ایک موڑ پر رک کر اپنے آپ سے پوچھ رہی ہے، اپنے گھر کا پہلا راستہ۔ وہ کتنی پاگل لڑکی ہے۔ ماہم نے پلکیں جھپکائی تھی۔ سکندر کے کشادہ ہونٹوں پر مدھر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ایک گلاس پانی تو دو ذرا، سارا دن روزہ ہوتا ہے اور افطاری کے بعد پیاس بھی اسی حساب سے لگتی ہے۔ ہلکے سے اپنے سر کو جھٹکتے گلاس اس کی طرف بڑھائے کہہ رہا تھا۔ وہ جو اس کے لفظوں کے زیر اثر تھی، اس عمل کو نہ سمجھ سکی تھی، حیرانگی سے بدستور دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید مسکرایا تھا، پھر تھوڑا سا اس کی طرف جھکا تھا۔ قسم سے ماہی، بہت پیاس ہے اندر تلک، کیا پیاس نہیں بجھاؤ گی؟ خمار آلود لہجہ آنکھوں میں عجب سا رنگ لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ ماہم چونک گئی تھی، ایک دم پزل ہو کر پیچھے سرکی تھی، کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھام لیا تھا، نل سے پانی بھر کر اسے پکڑا دیا، اس کی طرف دیکھنے سے قصدن گریز کیا۔ وہ گلاس لے کر سٹول پر جا بیٹھا تھا۔ وہ رخ موڑ کر سنک میں باقی برتن دھونے لگی تھی۔ برتن ختم ہوئے تو سنک کو دھو کر فل بند کیا۔ سکندر پانی پی کر اسے ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ گلاس لینے اس کے قریب آئی تھی، گلاس لینے کو ہاتھ بڑھایا تھا جب اس نے اس کا نرم ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہاتھ یخ ہو رہا تھا۔ ماہم اسے دیکھتی رہی۔ تم نے پوچھا نہیں میرے اس نظم سنانے کا کیا مقصد ہے؟ وہ دلکشی سے اس کے چہرے کے رنگوں پر نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ ماہم نے ایک گہری سانس کھینچی۔ مجھے کیا علم، نظم تو آپ نے سنائی ہے، مقصد بھی آپ کے ذہن میں ہوگا۔ دھڑ دھڑ کر کے ساری خواہشوں کی تتلیاں اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ بہت تلخی سے جواب دیا تھا۔ سکندر دیکھ کر رہ گیا۔ اس دن کے لفظوں کا اثر ابھی بھی اس کے چہرے پر تھا، ناراضگی ابھی بھی برقرار تھی۔
उस दिन की बातों पर अभी तक नाराज हो? वो इसी तरह हाथ थामे बड़ी लगावट से पूछ रहा था। वो तल्खी से मुस्कुरा दी। क्यों? मेरी भला आपसे क्या नाराजगी? आपने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी थी? आप तो बहुत हकीकत पसंद आदमी हैं, फिर ये इस्तफसार क्यों? तल्खी से वो उसे उसी की लफ्जों की मार मार रही थी। वो खुलकर हंस रहा था। हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये मूड अभी तक बेहतर क्यों नहीं हुआ? ये जो नज़म मैंने सुनाई है, ये थोड़ी-थोड़ी तुम पर फिट आती है। क्यों? आई एम राइट? निचला होंठ दांतों तले दबाए वो शरारत से पूछ रहा था। माहम के अंदर एक आग भड़क उठी थी। इतनी देर की इसकी लंतरानियों का असल मुहर्रक ये था। मैं वाकई हकीकत पसंद रहना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी बन जाओ। हकीकत पसंदी से इंसान बड़े-बड़े नुकसानात से बच जाता है। बिलीव मी, तुम्हारी नागवारी और इस तरह रिएक्ट करने से मुझे अक्सर उलझन होने लगती है। क्या ये नया ताल्लुक पुराने रिश्तों को खत्म कर गया है या सिरे से तुमको ये ताल्लुक गवारा ही नहीं? माम के भींचे-भींचे असाब कशीदा चेहरे पर एक गहरी मुसलसल नज़र डालकर वो पूछ रहा था, तो माहम ने एकदम एक झटके से उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई को आज़ाद करवा दिया था। जो बोली तो आवाज़ उसके अंदर के मौसमों का बखूबी पता दे रही थी। गलतफ़हमी है आपकी। मेरी भला आपसे ऐसी क्या खफ़गी? अच्छा हुआ ना कि आपकी बातों ने मेरी आँखें खोल दी हैं। और फिर ये कि हमारे दरमियान पहले कौन-सा बड़े खुशगवार ताल्लुकात उस्तवार थे, जो अब कशीदा हो जाने पर बाइसे मिलाल हो जाएँगे। मैं ऐसी हूँ, अलबत्ता आपको फ़िक्र होनी चाहिए, मैं ख्वामख़वाह आपकी अम्मी की बदौलत आपके सर मुंड दी गई हूँ। तल्ख़ी अभी भी उसकी स्पार्ट आवाज़ में रची बसी थी। वो चुपचाप उसे देखता रहा था, किस कदर गलतफ़हमी का शिकार थी वो। वो ग्लास उसके हाथ से लेकर उसे खंगाल कर उसकी जगह पर रखकर फ्रिज से दूध का पैकेट निकालकर अपने लिए चाय बनाने लगी। वो अभी भी बैठा हुआ था चुपचाप, खामोश। हाँ, सिर्फ उसकी आंखें बातें कर रही थीं और माहम को उसकी आंखों की जुबान से हमेशा खौफ आता था। वो हमेशा उसकी आंखों से हार जाती थी। हमेशा उसका बेपनाह एतमाद, यकीन, भरोसा, खुद एतमादी, गुरूर, अना पल ही पल में उसकी आंखों में एक नज़र देख लेने से सर पर पाँव रखकर भाग जाते थे। इस वक्त भी उसकी आंखें उसे डिस्टर्ब कर रही थीं। चाय पिएंगे? उसकी मुसलसल चुप और आंखों से घबराकर उसने पूछा था। वो हंस दिया, फिर इस बात में सर हिला दिया। हाँ, जरूर पीऊंगा, अगर तुम चाह से पिलाओगी। लफ्ज चाह पर जोर देते हुए वो उठ खड़ा हुआ था। मैं अपने कमरे में हूँ, चाय बने तो उधर ही दे जाना। दरवाजे के करीब रुककर उसने कहा था। वो पलटी तो वो जा चुका था। वो लब भींच कर खड़ी रही। चाय बनी तो पहले अम्मी अब्बू और जवेरिया को पहुंचाई, फिर ट्रे में 2 कप लिए सिकंदर के कमरे की तरफ चली आई। ख्याल था कि उसे कप थमाकर फौरन अपने कमरे में चली जाएगी। अध खुले दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुई तो वो अलमारी खोले खड़ा था। जिस्म पर सिर्फ ट्राउजर था। शायद सोने का इरादा था, इसीलिए लिबास बदल रहा था। माहम को बेपनाह शर्मिंदगी और शर्म और खजालत के एहसास ने आ लिया। उसे कमरे में दस्तक देकर इजाज़त लेकर आना चाहिए था। अपनी हमाकत और संगीन गलती का फौरन एहसास हुआ। सॉरी, वो मैं, उसका सर झुक गया था। अब वो पलटकर वापस भी नहीं जा सकती थी। बस नहीं चल रहा था कि ट्रे यहीं फेंककर सर पर पाँव रखकर भाग जाए। शर्मिंदगी से चेहरा अलहदा सुर्ख रंग हो गया था। इट्स ओके, बैठो तुम। स्काई ब्लू शर्ट निकालकर खड़े-खड़े उजलत में पहनते उसने कहा। वो नफ़ी में सर हिला गई। नज़रें उठाकर मुकाबिल को देखने का यारा कब था। बस नहीं चल रहा था कि 1 मिनट की ताख़ीर किए फ़ौरन कमरे से निकल जाए। ये चाय ले लें। कफ उल्टाकर शर्ट के निचले 3 बटन बंद करके वो उजरत में उसके करीब आ गया था। ट्रे से कप उठाने की बजाय ट्रे ही उसके हाथों से थाम ली थी। माहम ने उसके इस इक़दाम पर कुछ हैरत से उसे देखा था। वो ट्रे बिस्तर की साइड टेबल पर रख रहा था। बैठो। सिकंदर ने बिस्तर की तरफ इशारा किया। वो नफ़ी में गर्दन हिला गई। मुझे नींद आ रही है, नज़रें चुराते हुए कहा तो वो हंस दिया। वो तो मुझे भी आ रही है, मगर एक भरपूर नज़र उसके चेहरे के रंगों का तवाफ करने लगी। वो हवास बाख्ता हो गई थी। चेहरे पर बेपनाह रंग उतर आए थे। वो मैं जाऊं? वो भाग जाने को थी। सिकंदर के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी होती गई। हाँ जरूर, पहले मेरे साथ चाय पियोगी, फिर। एक इस्तेहकाक भरे अंदाज में उसका ठंडा यख हाथ थाम कर बिस्तर पर ला बिठाया। वो खौफजदा सी कोई मज़ाहमत भी ना कर सकी। हाँ बताओ, अब क्या परेशानी है तुम्हें? वो कौन सा मसला है जिसने तुम्हें यूं उलझा दिया है? क्यों हरदम हर पल मुझसे खींची खींची रहती हो? ये हर वक्त की बेजारी, लाताल्लुकी, अजनबियत, खुदसरी, आखिर क्यों? एक कप उसे थमाकर दूसरा खुद लेकर चुस्कियां भरते पूछ रहा था। माहम पर ये लम्हात बहुत भारी थे। उसके लब खुद ब खुद भींच गए थे। वो उसे कैसे बताती उसे क्या दुख है, क्या गम अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा है।
कौन सी अनहोनी ख्वाहिशें उसकी ज़ात के हिसार को छेड़ रही हैं। वो कुछ भी तो उसे नहीं कह सकती थी। बहुत चाहने के बावजूद शिकवा भी नहीं कर सकती थी। एक थकी-थकी उलझी नज़र से उसे देखकर वो सिरापा सवाल बना हुआ था। नज़र उसके चेहरे से भटकती हुई उसके खुले गिरेबान में उलझ गई थी। मगर अगले पल फ़ौरन वो नज़रें चुरा गई थी। माही बताओ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। उसने उसकी चुप को तोड़ने को फिर पूछा था। उसने एक गहरी सांस खारिज करते उसे देखा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं इल्म आप क्या जानना चाहते हैं। मेरे पास आपके इन लायानी सवालों का कोई जवाब नहीं है। तल्खी से कहकर एक कप थामकर उठ खड़ी हुई। सिकंदर ने उसे देखा। वो दरवाजे के पास जाकर एक पल को रुक गई। चेहरे पर एक इस्तेहज़ाइया सी मुस्कुराहट थी। आप तो बहुत हकीकत पसंद है ना। मुझे नहीं अंदाज़ा आपने किस ख़्याल से मुझ पर ये बात बावर कराई है। मगर इतना मशवरा ज़रूर दूँगी कि ये सवाल मुझसे बार-बार करने की बजाय आप अपने आप से करें, तो ज़्यादा बेहतर है। मजबूरी आपके साथ है, मेरे साथ नहीं। और लड़कियों से कोई ये नहीं पूछता कि वो क्या चाहती हैं या उनकी क्या ख्वाहिश है। उन्हें तो सिर्फ़ फ़ैसला सुनाया जाता है और सर झुका देती हैं। फिर इन सवालों का मकसद क्या है? बेहतर है सिकंदर साहब, आप ये सवाल अपने आप से कर लें तो बहुत जल्द जवाब भी मिल जाएगा। ये सब कहते हुए दुनिया भर की नागवारी और बेजारी उसके लहजे में थी। वो अपनी बात कहकर दरवाजे की दहलीज पार कर गई थी। सिकंदर चाय का एक गहरा घूंट भरकर वहीं देखता रहा, जहां वो बादे सबा की तरह गुजर गई थी। वो जानता था वो कभी कोई परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करती, मगर फिर भी एक मानूस सी खुशबू सिकंदर को पूरे कमरे में महसूस हो रही थी। एक गहरी सांस लेकर उसने इस खुशबू को अपने अंदर जज़्ब करना चाहा था। पागल, अहमक लड़की। बाकी मांदा चाय उसने एक ही घूंट में हलक में उंडेल कर कप खाली किया था। सारी रात बीत गई थी, दूर कहीं तहज्जुद की अज़ानें हो रही थीं। माहम ने बेदर्दी से अपना तर चेहरा अच्छी तरह साफ किया। वो सिकंदर को क्या बताती उसके दिल के अंदर कितनी बदगुमानियां हैं उसके खिलाफ, किस कदर मनफी अंदाज में वो सोचती है उसके बारे में। मगर ये सच था, वो अपने दिल की पूरी गहराइयों से उसे चाहती थी, बहुत शिद्दत से उससे मोहब्बत करती थी। टूट कर चाहती थी, मगर उसी शिद्दत से उससे मुतनफ़्फ़र भी थी, उसी से नालां भी थी। उससे हज़ारों शिकवे भी थे। 2 माह पहले इन दोनों का निकाह हुआ था, मरीना की शादी पर। मरीना सिकंदर की छोटी बहन थी, सिकंदर उसका खालाज़ाद था। शुरू में अब्बू-अम्मी के यहाँ जब कोई औलाद ना हुई, तो नसरीन खाला ने सिकंदर को उनकी झोली में डाल दिया था। इस वक़्त मरीना और सिकंदर सिर्फ़ 2 ही बहन-भाई थे। अम्मी-अब्बू सिकंदर को पाकर बहुत खुश रहने लगे थे। शायद सिकंदर के वजूद की बदौलत ही सिर्फ़ 2 साल बाद वो खुद पैदा हुई थी। जहाँ उसका वजूद अम्मी-अब्बू को नई खुशियों से हमकिनार कर गया, वहीं सिकंदर की अहमियत, उसका मुकाम जूँ का तू बरकरार था। नसरीन आंटी और जब्बार अंकल ने उसे वापस ले जाना चाहा था, मगर अम्मी-अब्बू नहीं माने थे, वो वहीं रह गया। फिर जब अम्मी-अब्बू के यहाँ जवेरिया पैदा हुई, तो नसरीन आंटी के यहाँ मरीना पैदा हुई थी। जवेरिया के बाद अम्मी-अब्बू के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी, जबकि नसरीन आंटी के यहाँ सुबहान और शाहिद ऊपर तले पैदा हुए थे। इस तरह सिकंदर हमेशा के लिए उनके पास रह गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ सिकंदर से उन लोगों की मोहब्बत मजीद बढ़ी थी। सनिया जावेद वो नाम था जो माहम की शफाफ मोहब्बत भरी जिंदगी में पत्थर की तरह आया था, और इस मोहब्बत भरे दिल की झील में एक हलचल मचा गया था। सनिया सिकंदर के बॉस की बेटी थी। वो उसे पसंद करता था, शादी करने का ख्वाहां था। उसे अच्छी तरह याद था, सिर्फ 3 माह पहले ही की तो बात थी जब सिकंदर ने उसे खुद सनिया के मुतल्लिक बताया था, और साथ ये ख्वाहिश भी ज़ाहिर की थी कि वो सनिया से शादी करना चाहता है और वो इस सिलसिले में उसकी मदद करे। वो जो न जाने कब उसे चाहने की गलती कर बैठी थी, इस बात पर हक्का बक्का रह गई थी। साथ रहते, एक साथ जवान होते, एक दूसरे के दुख सुख, राज गम, खुशियां शेयर करके वो उससे मोहब्बत कर बैठी थी, मगर वो किसी और में इन्वॉल्व था। पर वो कांटा था जो उसका दिल लहू लहू कर गया था। फिर उसने नसरीन आंटी तक सिकंदर के दिल की ख्वाहिश पहुंचा दी थी। नसरीन भी हक्का बक्का थी। उन्हें भी शायद यकीन नहीं आया था। उसे नहीं इल्म फिर क्या हुआ था, सिकंदर और आंटी के दरमियान क्या बात हुई थी। बस उसे जवेरिया और मरीना के जरिए सिर्फ यही इल्म हो सका था कि नसरीन आंटी उसे अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश रखती हैं, वो जो सिकंदर के घाव से अभी नहीं संभल सकी थी। आंटी की इस ख्वाहिश पर हैरान और शशदर रह गई। अपनी तरफ से तो वो अपनी किस्मत को रोकर चुप हो गई थी, मगर अब ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ था। वो मुंतज़िर थी कि सिकंदर अम्मी या अगर नसरीन वगैरह में से किसी ने उसकी सिकंदर से शादी की बात की, तो वो साफ इनकार कर देगी। वो सारी उम्र उसे निभाने की आग में जल सकती थी, मगर ये गवारा नहीं था कि वो सिकंदर की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दी जाए।
اس نے سوچ لیا تھا کہ سکندر سے کبھی شادی نہیں کرے گی، مگر ہوا کیا، کسی کو اسے پوچھنا کیا بتانا بھی گوارا نہیں کیا تھا، بلکہ سکندر تک لا علم تھا۔ مرینا کی شادی پر جب اس کی مایوں تھی، دونوں کے نکاح کی تقریب منعقد ہوئی تھی۔ وہ جو نسرین آنٹی کے ہاں مرینا کی مائیوں میں شرکت کے لیے گئی تھی، وہ سکندر کی بیوی بن کر اگلے کئی دنوں تک حیران و ششدر رہی تھی۔ ایک طرح سے اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا تھا، مگر یہ سکتہ اس دن ٹوٹ گیا جب دونوں کے نکاح کے ٹھیک 15 دن بعد سنیہا جاوید کا فون آیا تھا۔ اس دن اسے اپنے نقصان کا شدت سے اندازہ ہوا تھا۔ سکندر سے اس کا رویہ خود بخود برا ہوتا چلا گیا۔ اس کا رویہ، انداز و اتوار پہلے جیسے ہی تھے، بلکہ پہلے سے ہٹ کر وہ اس سے نئے تعلق کے خیال سے بھی بہت اچھے انداز میں پیش آنے لگا تھا، مگر اسے یہ سب سکندر کا دوگلا پن اور فراڈ لگتا تھا۔ محبت کسی اور سے اور نکاح کسی اور سے، یہی گرہ اس کے دل پر بندھ گئی تھی، جو اسے سکندر کی جانب سے دن بدن بدظن کرتی جا رہی تھی۔ وہ شاید اسے کبھی نکاح نہ پڑھواتی اگر نسرین آنٹی کی عین نکاح کے وقت اچانک طبیعت خراب نہ ہو جاتی۔ انہیں اکثر دل کی تکلیف رہتی تھی، اس دن زیادہ ہونے لگی تھی۔ ایسے حال میں وہ انکار کر کے کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی، سو چپ چاپ قربان ہو گئی تھی، مگر ہر گزرتا پل اسے اپنے نقصان کا احساس شدت سے دلا رہا تھا۔ اب تو سکندر بھی اس کی تلخی و ناگواری کو محسوس کرنے لگا تھا، اکثر اس سے پوچھنے لگا تھا، اس کے رویوں کا محرک جاننے کا مقصد لیے ہوئے تھا، مگر وہ اسے کیا کہتی، وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اب تو دل کی بھی نہیں سنتی تھی، ہر وقت الٹا سیدھا سوچتی رہتی تھی۔ سکندر کو اب اپنانا مشکل تھا تو چھوڑنا اس سے زیادہ تکلیف دہ تھا، مگر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف نسرین آنٹی امی ابو سے عید کے بعد رخصتی کا کہہ چکی تھی۔ نہ جانے اس کے لیے وقت کے ہاتھ میں کیا تھا، مگر وہ خوش نہیں تھی اور نہ ہی رخصتی چاہتی تھی، بس خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح وقت رک جائے یا کوئی معجزہ ہو جائے۔ یوں ہی لیٹے لیٹے نہ جانے کتنے پل گزر گئے تھے، اچانک ٹائم پیس پر سیٹ الارم بجا تو وہ چونک گئی۔ ساری رات بیت چکی تھی، اپنے بالوں کو سمیٹتے کمبل ہٹا کر وہ اٹھ بیٹھی، منہ ہاتھ دھو کر آئینے کے سامنے آ رکی، ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر کیچر اٹھا کر اپنے لمبے بالوں کو ان میں جکڑ کر باہر نکل آئی۔ جویریہ ابھی تک نہیں اٹھی تھی، پہلے امی ابو کو جا کر اٹھایا، پھر جویریہ کو۔ وہ قسمسا کر دوبارہ سو گئی تو وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر کچن میں آ گئی۔ وقت کم تھا اور اسے اکیلی ہی ساری سحری تیار کرنی تھی۔ سب کچھ تیار کر کے سب لوازمات ٹیبل پر سجا کر امی ابو کو اطلاع دے کر جویریہ کے کمرے میں آ گئی۔ سحری میں صرف 50 منٹ باقی تھے، مگر وہ ابھی بھی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ماہم کو بہت غصہ آیا، جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا، سوندھی سوندھی آنکھوں سے وہ اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہے، روزہ رکھ لو، وقت بہت کم ہے، 5 منٹ میں منہ دھو کر ٹیبل پر آ جاؤ، ورنہ۔ اس نے اس کے اوپر سے کمبل کھینچ لیا۔ اٹھ رہی تھی، ایک تو تم بھی نہ، سچی ماہی، اتنا مزے کا خواب آ رہا تھا، سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ این کلائمیکس پر تم نے جھنجھوڑ ڈالا ہے۔ کیا سین تھا، تمہاری شادی ہو رہی تھی، رخصتی ہو رہی تھی، تم رو رہی تھی اور تم بس بس بی بی، بس ان خوابوں سے باہر نکل آؤ، تمہیں تو جاگتے میں بھی خواب دیکھنے کی عادت ہے۔ اب تو تم ویسے بھی نیند میں تھی۔ اس نے جلدی سے اس کی زبان کو بریک لگا دیے تھے۔ وہ برے برے منہ بنانے لگی، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر باہر آ جاؤ، اور ہاں، اپنے سکندر بھائی کو بھی اٹھا دو، تمہاری طرح انہیں بھی صرف عین وقت پر اٹھنے کی عادت ہے، جب سحری کا وقت ختم ہونے میں صرف 15 منٹ رہ جاتے ہیں۔ میں نہیں جا رہی انہیں اٹھانے۔ وہ ایک دم انکار کر کے بستر سے اتری۔ کیوں؟ وہ حیران ہو کر پلٹی۔ سو نخرے کرتے ہیں اٹھنے میں، تمہارے ہی مجازی خدا ہیں، تم ہی نپٹو ان سے، مجھے تو معافی رکھو، 100 بار جھنجھوڑنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ صاف ہری جھنڈی دکھا کر باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ جویریہ کی بچی، بڑی بکواس کرنی آتی ہے تمہیں، سیدھی طرح جا کر اٹھاؤ انہیں۔ وہ دانتوں پر برش کر رہی تھی جب اس نے اس کے سر پر جا کر کہا تھا۔ وہ سر انکار میں ہلاتی اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہی۔ وہ ایک دو پل کھڑی رہی، جب سمجھ گئی کہ وہ بالکل نہیں جائے گی تو وہ اسے گھورتی ہوئی باہر نکلی۔ مرو تم، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے کچن میں گئی۔ امی ابو ٹیبل پر موجود تھے۔ جویریہ، سکندر نہیں اٹھے ابھی تک؟ امی نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جویریہ اٹھ گئی ہے، بس آ رہی ہے۔ مگر سکندر، وہ چپ ہو گئی۔ تو جاؤ اسے کہو وہ بھی اٹھ جائے، وقت بہت کم ہے۔ امی نے کہا تو اسے مجبوراً کچن سے نکلنا ہی پڑا۔ اب بادل نخواستہ اسے اٹھانا ہی تھا۔ دروازے پر دستک دے کر کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ انداز بہت محتاط تھا، پہلے گردن اندر کر کے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ وہ ابھی تک بستر پر دراز تھا۔ وہ اندر آ گئی، اب آ تو گئی تھی مگر سمجھ نہ پائی کہ کس طرح اٹھائے۔ ارد گرد دیکھا،
बाएं तरफ रैक में पड़ा टाइम पीस मिल गया, अलार्म सेट करके उसके सरहाने कान के करीब रखकर। अभी उसने सीधा होना चाहा था जब आहनी गिरफ्त ने उसका हाथ दबोचा था। माही, आंखें पूरी तरह वाह करके वो मुस्कुराया था। वो हैरान हुई, वो तो समझ रही थी कि वो सोया हुआ है। आप जाग रहे थे? वो हैरान और शशदर कह रही थी। उसने मुस्कुराकर उसके हाथ को झटका था। वो जो पहले ही बेतवाज़न खड़ी थी, मुंह के बल बिस्तर पर जा गिरी थी। नहीं, मैं सो रहा था, मगर अभी तुम्हारी खुशबू ने तुम्हारी खबर दी तो उठ गया। आप बेबसी से उसकी आंखों में आंसू भर आए। आहनी बाजुओं का हिसार उसके वजूद पर खिंच गया था। उसने डुबडुबाती आंखों से उसे देखना चाहा, मगर वो आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रहा था, यूं जैसे उसके वजूद की खुशबू अपने अंदर उतार रहा हो। रोज जवेरिया सुबह मुझे उठाते हुए जरूर जताती थी कि मुझे नींद से जगाने का फरीजा तुम्हारे जिम्मे है। कल तो धमकी भी दे दी थी उसने कि अगर मैं खुद से ना उठा तो वो तुम्हें भेजेगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा वो इतनी जल्दी अपनी धमकी पर अमल कर दिखाएगी, बेखुद से लहजे में वो कह रहा था। माहम को यूं ही लगा जैसे वो आज हवासों में नहीं है। कितने बरसों का फासला लम्हों में खत्म कर दिया गया था। दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। माहम को उसके बाजुओं की गिरफ्त में अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। सिकंदर, क्या हो गया है आपको? प्लीज छोड़े मुझे। नागवारी तलखी, नापसंदीदगी, न जाने क्या कुछ था। माहम के लहजे में सिकंदर ने झट आंखें खोल दी। अभी वो कुछ कहना ही चाहता था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर दरवाजे से जवेरिया की आवाज आई थी। अगर सिकंदर भाई आप उठ गए हैं तो अपनी जोजा मोहतरमा के हमरा तशरीफ ले आएं, क्योंकि अम्मी अब्बू 1 मिनट की ताखीर किए बगैर खुद आने की जहमत कर सकते हैं। सिकंदर ने कुछ खफीफ सा होकर बाजू हटा लिए थे। माहम यूं भागी थी जैसे कैद से रहाई मिली हो। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। सारा दिन रोजे की हालत में दिन भर के कामकाज करते और इबादत करते गुजरे थे। उसने मास्टर ऑफ कॉमर्स के एग्जाम्स दिए थे। फिलहाल फारिग थी। जवेरिया ने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था। आजकल वो एक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कर रही थी। वो कामकाज से फारिग हुई तो लाउंज में आ बैठी। इरादा थोड़ा बहुत सस्ताने का था, मगर फोन की बेल हुई तो फौरन उठ बैठी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सिकंदर घर पर है? जानी पहचानी आवाज थी। वो एकदम चौंक गई। अंदर तक एक सर्द सी लहर सरायत करती गई। सनिया जावेद, वो जो आजकल सिकंदर के तेवर देखकर कुछ खुशगुमा सी हो गई थी, एकदम हिरासा सी हो गई। तो सिकंदर एक साथ दो दो को चक्कर दे रहा था। उसे एकदम दुख ने आ लिया। वो तो समझ रही थी कि सिकंदर उसको चाहने लगा है, इसीलिए, मगर अब जी नहीं, वो घर पर नहीं है। उसकी आवाज एकदम स्पार्ट सी हो गई थी। आप कौन हैं? उसका जवाब सुनकर स्नेहा ने पूछा तो वो इस्तहजाइया हंस पड़ी। मुझसे आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए, मैं कोई भी हो सकती हूँ। आई एम सॉरी। स्नेहा उसके लहजे की तलखी पर फौरन शर्मिंदा हो गई थी। आप बता सकती हैं इस वक्त सिकंदर कहाँ मिल सकता है? वो पूछ रही थी। जी मुझे इल्म नहीं, शायद अपने ऑफिस में हो। नहीं, वो अपने ऑफिस में नहीं है, स्नेहा कह रही थी। माहम ने तलखी से रिसीवर को घूरा। तो फिर आई एम सॉरी, मुझे मजीद कुछ इल्म नहीं। मेरे हिसाब से तो अपने ऑफिस में ही थे। उसने कुछ तलखी से कहकर रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। अच्छा नहीं कर रहे हैं आप सिकंदर। इस तरह स्नेहा को बीच में लटकाने का असल मकसद क्या है? अगर आप में इनकार की हिम्मत नहीं तो मैं कर लूंगी, मगर कोई फैसला तो हो। मैं सारी उम्र इस तरह अजियत में नहीं गुजार सकती। वो एक दफा फिर बहुत मनफी अंदाज में सोचने लगी थी। स्नेहा जावेद, उसके तस्वुर से ही उसे अपने सारे जज्बात राख का ढेर बनते महसूस हुए। करोड़ों की जायदाद की तनहा वारिस, सिकंदर की फर्स्ट चॉइस, उसकी पसंद। वो जूं जूं सोचती जा रही थी, अंदर ही अंदर रकाबत की आग मजीद भड़कती जा रही थी, जो हुस्न मन को सुलगाए दे रही थी। इसी एहसास से सांसें रुकने लगी थी कि सिकंदर ने स्नेहा जावेद की तलब की थी, उससे शादी करने की ख्वाहिश की थी, मगर अपनी माँ की वजह से वो माहम इफ्तिखार को अपनाने पर मजबूर हो गया था। उसके अंदर खुशगुमानियों की जो कोंपलें सिकंदर की एक नजर करम से फूटने लगी थी, वो वहीं अपनी मौत आप मर गई थी। सब जज्बात मुरझा गए थे, इन फूलों की तरह जो अभी सिर्फ खिलने के मुंतजर थे। अपने कमरे में आई तो भी दिल इस कदर शदीद नुकसान पर मचल रहा था, सिसक रहा था। वो अलमारी से अपने निकाह की तस्वीर वाला एल्बम निकालकर बिस्तर पर बैठ गई। शायद खुद आज़ारी की शदीद तरीन अजियत में मुब्तला अपने ज़ब्त की हद देखना चाहती थी। नहीं सिकंदर, मैं अनचाहा सौदा नहीं बनूंगी। मुझे यकीन है तुम मुझे पसंद नहीं करते, सिर्फ आंटी की वजह से मुझे बर्दाश्त कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मजबूरी हूँ। तुम्हारी आंखों की चमक, होंठों की मुस्कुराहट, ये लगावट, ये मोहब्बत सब दिखावा है, सिर्फ समझौता।
तुम अपने आप को हकीकत पसंद कहते हो ना, बस तुम जो सामने है उसे देख रहे हो। अपने साथ साथ मुझे भी फरेब में मुब्तला कर रहे हो। हमारे दरमियान कुछ भी तो नहीं है। और मैं कितना समझाती हूँ खुद को, तुम्हारी तरफ देखने से लाख इज्तनाब बरतती हूँ, मगर इस दिल का क्या करूँ जो तुम दूर होते हो तो तड़पने लगता है और सामने आते हो तो भाग जाने पर उकसाता है। बताओ क्या करूँ, कैसे समझाऊं खुद को, किस तरह इस खुद फरेबी के जाल से निकलूं, तुम्हारी असलियत कैसे कबूल करूं जो इंतहाई तल्ख है। वो अपनी और सिकंदर की मुश्तरका तस्वीरों पर उंगलियां फेरते खुद से भी उलझ रही थी। फिर ना जाने क्या हुआ था, तस्वीर पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। शाम तक वो भटकी हुई रूह की मानिंद ना जाने किन किन सुराबों में उलझी रही थी। अफ्तारी की तैयारी जवेरिया कर रही थी, वो उसका हाथ बटा रही थी, मगर तवज्जो बिल्कुल भी ना थी। एक दो काम करके सारा काम जवेरिया को सौंप कर वो बाहर आ गई, छोटे से लॉन के चक्कर लगाने लगी। तभी सिकंदर की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। वो वहीं रुक गई। गाड़ी से निकलकर सिकंदर ने उसे हाथ हिलाकर मुस्कुराकर सलाम किया था। ये तो सिकंदर की शुरू ही की आदत थी, मगर आज वो बजाय खुश होने के दुख की लपेट में आ गई। हैरत है, अफ्तारी का वक्त करीब है और तुम यहाँ टहल रही हो। उसकी हैरत बजा थी, वरना रोजाना उसकी किचन में इस वक्त इधर से उधर परेड लग रही होती थी, जबकि आज जी जवेरिया किचन में ही है। ओहो, इसीलिए नजर आ रही हो, वरना मैं समझा कि वो जुमला अधूरा छोड़कर मुस्कुराहट दबाकर उसके हमराह चलने लगा था। आज आप कुछ लेट आए हैं? सर झुकाए उसने पूछा तो उसने सर हिला दिया। हाँ, एक दोस्त मिल गया था, काफी सारा वक्त उसी के साथ निकल गया। माहम के कदम एकदम ठठक गए। रुक कर उसे देखा। दोस्त मिल गया था या मिल गई थी? वो दिल ही दिल में किलस कर रह गई। आपके बॉस की बेटी सनिया का फोन आया था, आपका पूछ रही थी। बहुत परेशान लग रही थी। सिकंदर के चेहरे को खोजते उसने स्पार्ट सी आवाज में कहा। तो सिकंदर ने कुछ ठठक कर उसे देखा। उसकी आंखों से छलकती इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट और लबों की तराश में एक ऐसा एहसास जरूर था कि वो उसे बगौर देखने लगा। वो पल में चेहरा छुपा गई। अच्छा, उसने गहरी सांस ली। कब? दोपहर को। ओह, और तुमने क्या कहा? वो पूछ रहा था। माहम ने अपना झुका सर उठाकर शिकायती नजरों से उसे देखा। वो इधर ही नजर जमाए देख रहा था। वो फिर चेहरा झुका गई थी। कुछ भी तो नहीं, मेरे पास है क्या जो कुछ कहूंगी? वो तल्खी से हंस दी। सिकंदर कुछ ना समझ सका। एक बात कहूँ? झिझकते हुए इजाजत चाह रही थी। सनिया वाकई बहुत अच्छी लड़की है, आपकी पसंद बहुत लाजवाब है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि ना चाहने के बावजूद मैं आप दोनों के दरमियान आ गई। सारी जिंदगी सिर्फ समझौते की बुनियाद पर नहीं गुजारी जा सकती। आपके लिए उसे पाना या उससे शादी करना कुछ मुश्किल अमर तो नहीं था। मुझसे फिर ये रिश्ता क्यों जोड़ा? वो सरापा सवाल बनी मुंतजर थी। सिकंदर ने बेइंतहा हैरत से उसे देखा तो वो हंस दी। मैं ना पहले आपके रास्ते की रुकावट बनना चाही थी और ना ही अब मेरी ख्वाहिश है। मुझे सब इल्म है। मरीना ने मुझे सब बता दिया था कि आप सिर्फ और सिर्फ आंटी नसरीन की वजह से मुझसे निकाह पर राजी हुए थे। काश सिकंदर आप ऐसा ना करते। काश आप इसी पहलू पर भी सोच लेते कि मजबूरी का ताल्लुक कभी पायदार नहीं होता, कच्चे धागे की तरह होता है जिनका हर लम्हा टूट जाने का खदशा रहता है। सनिया आपकी ख्वाहिश थी तो फिर से ये ताल्लुक जोड़ना क्यों गवारा कर लिया? आप तो शायद आंटी की वजह से मजबूर हो गए हैं, मगर मैं मजबूर नहीं हुई। मैं कभी भी आपसे रुखसती नहीं करूंगी। मैं आंटी को इनकार कर दूंगी। आपको अगर आंटी की खफगी या अम्मी अब्बू की नाराजगी का खदशा है तो बिलीव मी, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं आने दूंगी। ठंडे दिल से सोचिएगा। मैं सारी उम्र मुरव्वत और एहसान के बोझ तले जिंदगी नहीं गुजारूंगी। वो उसके सामने खड़ी ठहरे ठहरे ठोस लहजे में कह रही थी। सिकंदर लब भींचे उसे बगौर देखता सिर्फ सुन रहा था। माहम, तुम। वो रुकी तो उसने कुछ कहना चाहा, फिर सख्ती से होंठ भींच लिए। उसकी सारी बातें सुनने के बाद दिमाग में झक्कड़ से चलने लगे थे। प्लीज सिकंदर, अभी भी फैसला आपके हाथ में है। मेरे दिलो दिमाग में क्या था मैंने आप पर जाहिर कर दिया है। आप तो बहुत हकीकत पसंद है ना, तो फिर हकीकत पसंदी का मुजाहरा कीजिए। मैं अम्मी अब्बू को बता दूंगी और मेरा ख्याल है आप भी बात कर लें। और मुझे यकीन है कि वो मेरी या आपकी मर्जी के बगैर कभी रुखसती नहीं करेंगे। सारी बात अयां करके अपने अंदर की सारी भड़ास उस पर निकाल कर वो बगैर उसकी तरफ देखे अंदर की तरफ बढ़ गई थी। वो वहीं रुका हुआ था, तासुब भरी नजरों से उसे देखते हुए। इन्हीं थकन जदा उलझी उलझी फिक्रमंदाना दिनों में रमजान का दूसरा अशरा भी गुजर गया था। जवेरिया की तैयारी मुकम्मल होने में ही नहीं आ रही थी। आज भी वो उसे घसीट घसाट कर बाजार ले आई थी। कितनी देर तक दोनों इधर उधर खवार हो रही थी। अम्मी ने आते हुए उन्हें रसीद थमा दी थी कि वो वापसी पर ज्वेलर की दुकान से गोल्ड का सेट ले आए।
जो उन्होंने रमज़ान से पहले बनने के लिए ऑर्डर दिया हुआ था। जवेरिया ने हामी भर ली थी। पहले तो माहम आने पर तैयार ही नहीं थी, मगर दूसरी तरफ सिकंदर के मोबाइल पर राब्ता करने से जब जवेरिया को इनकार सुनने को मिला, तो उसे ज़बरदस्ती खींच लाई थी। अब वो उसके साथ बुरी तरह ख्वार हो रही थी। जब जवेरिया का जी भर गया तो उसे लिए ज्वेलर की दुकान पर आ गई। फौरन मतलूबा सेट लेने की बजाय वो पूरी दुकान में मौजूद जेवरात को देखने लगी थी। माहम को उसकी इस आदत से शुरू से ही एलर्जी थी। अब भी मुंह फुलाए एक तरफ खड़ी रही। वो दिल ही दिल में कोफत का शिकार होते उलझते हुए वो बाहर देखने लगी। यूं ही इधर उधर निगाहें दौड़ाते उसकी नजर बिल्कुल शॉप के सामने आकर रुकने वाली गाड़ी पर ठहर गई। वजह हैरत उससे निकलने वाला कपल था। माहम का दिल धक धक करने लगा। चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत दर आई थी। फौरन लब दांतों तले दबा लिए थे। सिकंदर, उसके साथ मौजूद लड़की कौन थी? वो आराम से पहचान गई थी। सिकंदर के एल्बम में सनिया जावेद की अनगिनत तस्वीर वो देख चुकी थी। रेड सिल्क की शर्ट, ब्लैक खुले पांचों वाला ट्राउजर, ऊंची हील, शोल्डर कट बालों समेत वो बहुत खास, मुनफरिद और छा जाने वाली लग रही थी। एक अदा से चलते ना जाने वो कितने दिलों पर बिजली बनकर आ गिरी थी। तो ये है आज की तुम्हारी मसरूफियत सिकंदर जब्बार। माहम का दिल एक दफा फिर सख्त किस्म की बदगुमानियों की जद में आ चुका था। शॉपिंग पर आने से पहले जवेरिया ने फोन करके उसकी शॉपिंग के लिए ले जाने की कितनी मिन्नतें की थी, मगर उसने साफ लफ्जों में मसरूफियत का कहकर इनकार कर दिया था। और अब वो दोनों दरवाजा खोलकर अंदर आ रहे थे। माहम ने रुख फेर लिया। उसका पूरा वजूद समाद बनकर अपने पीछे सुनाई देने वाले कदमों की आहट को सुन रहा था। उसने उंगली से अपनी आंखों में छा जाने वाली नमी को साफ किया था। सनिया जावेद काउंटर पर खड़ी दुकानदार से न जाने क्या क्या दिखाने को कह रही थी। साथ साथ उसकी नजर इर्द गिर्द किसी की मुतलाशी थी। सिकंदर उसके साथ ही बातें कर रहा था। शायद दोनों का कोई ज्वेलरी खरीदने का इरादा था। दरमियान में सिर्फ चंद कदमों का फासला ही तो रह गया था। अगर वो पलटती तो शायद ये फासला भी मिट जाता। इसी तरह रुख मोड़े मोड़े उसने चंद कदम आगे बढ़ा लिए। वो सामने से सट देखती, जवेरिया उसके करीब आ गई थी। माहम के लिए अपने आप को संभालना मुश्किल था। अरे सिकंदर भाई, आप यहाँ? वही हुआ था जिसका माहम को डर था। जवेरिया की नजर सिकंदर पर पड़ चुकी थी। वो हैरत से चीखी थी। यकबारगी माहम का दिल धड़का था। सिकंदर ने भी उसकी पुकार पर पलट कर देखा तो जवेरिया और माहम को देखकर ठठक गया था। जवेरिया ने बताया तो था कि उन्हें ज्वेलर की तरफ आना है, मगर यूं मुठभेड़ हो जाएगी अंदाजा न था। सनिया भी मुतवज्जो हो चुकी थी। माहम एक गहरी सांस लेकर रह गई थी। आप तो शायद बहुत मसरूफ थे ना? बहुत जरूरी काम था ना फिर यहाँ? वो सनिया पर एक उचटती नजर डालकर तंज कर रही थी। माहम इसी दिन से तो डर रही थी। एक दुख भरी नजर सिकंदर पर डाली। हाँ, वाकई में बहुत मसरूफ था। बहुत। वो सनिया और फिर माहम को देखकर रह गया। ये कौन है? भला अब सनिया को सिकंदर के साथ देखकर वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? ये सनिया है, मेरी दोस्त और हमारे एमडी की बेटी। उसने मुस्कुराकर तारुफ करवाया था। माहम स्पार्ट चेहरा लिए खड़ी रही, जबकि सनिया ने मुस्कुराकर सर हिलाया था। और सनिया, ये जवेरिया है और ये माहम। तुमसे मैंने अक्सर जिक्र किया है ना? वो अब इन दोनों का तारुफ करवा रहा था। सनिया ने मुस्कुराकर दोनों को देखा था, फिर दोनों से हाथ मिलाए थे। खास तौर पर माहम से गर्मजोशी का मुजाहिरा करके गले भी मिली थी। वो अंदर ही अंदर खाइफ सी हो गई उसकी इस गर्मजोशी पर। सच्ची मुझे बड़ा इश्तियाक था आप दोनों से मिलने का। मैं सिकंदर को कितनी मर्तबा कह चुकी हूँ, मगर ये भी बड़ा ढीठ है। आज भी इत्तफाकिया मुलाकात हो गई है, वरना ये तो हवा भी न लगने देता। वो सिकंदर को खफगी से देखते, माहम को देखते हुए बहुत अपनायत से गोया थी। माहम को समझ में नहीं आ रहा था कि किस किस्म के रद्द अमल का इजहार करे। मुझे अपने लिए ज्वेलरी लेनी थी, इसीलिए यहाँ आई हूँ। यकीनन आप दोनों भी इसीलिए आई होंगी। एक और अपनायत भरा मुजाहिरा हुआ था। जी, अम्मी ने सेट के लिए ऑर्डर दिया हुआ था, बस वही लेना था। जवेरिया ने कहा था। ओ, सनिया ने अपने खूबसूरत गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ सुखेड़े थे। चलें जवेरिया, मेरा ख्याल है अब तुम्हें कोई मजीद चीज तो नहीं खरीदनी। घर चलें। इन दोनों को यकसर नजरअंदाज किया उसने जवेरिया को देखा। अरे इतनी जल्दी? ठहरो भई, अच्छा हुआ तुम मिल गई। देखिए प्लीज, मुझे ज्वेलरी लेनी है। अगर मेरे साथ सिलेक्शन में मेरी मदद करवा दे तो। वो बहुत मोहब्बत और लगावट से कहते हुए उसका हाथ थामे वो उसकी चुप और चेहरे की नागवारी को बगैर समझे काउंटर की तरफ बढ़ गई थी, जहां शोकेस में कई किस्म के जेवरात सजे पड़े थे। प्लीज सनिया, मेरी सिलेक्शन बहुत बुरी होती है, आपको ख्वामखा जहमत होगी। बहुत चाहने के बावजूद वो अपने पथरीले तासुरात को नॉर्मल नहीं कर पा रही थी। जान छुड़ाने वाला अंदाज था।
अरे तुम तो इस कदर कसरे नफसी से काम ले रही हो, सिकंदर को देखकर तुम्हारी सिलेक्शन अपने आप यहाँ हो जाती है और तुम होके पता नहीं तारीफ थी तंज था फिर क्या था। वो बड़े खुलूस से कहते उसे छेड़ रही थी, मगर माहम को अपने दिमाग में साए साए होता महसूस हुआ। जवेरिया भी अपना सामान लेकर फारिग थी, दिलचस्पी से देख रही थी। सिकंदर भी उसके अकब में आ ठहरा था, उसके लिबास की खुशबू से परेशान करने लगी। उसके लिए बहुत मुश्किल मरहला आ ठहरा था। ना चाहते हुए उसे सनिया की मदद करना पड़ रही थी। मुख्तलिफ ज्वेलरी के सेटों में से एक डायमंड के मोतियों से सजा नफीस सा खूबसूरत लॉकेट सेट मुंतखब किया था, जो देखने में ही बहुत कीमती महसूस हो रहा था। जबरदस्त भाई, बहुत प्यारा है। तुम्हारी चॉइस तो बड़ी लाजवाब है, क्यों सिकंदर? सनिया सेट सिकंदर को दिखाते हुए उसकी तारीफ में रत्तबुल लिसान थी। वाकई पसंद तो वाकई लाजवाब है, मगर वो रुक गया था, फिर कुछ झुका था, उसके कान के करीब सरगोशी की थी। कहते हैं जज्बाती और आंखें बंद करके फैसले करने वाली खवातीन की पसंद भी बड़ी जज्बाती और सतही सी होती है, मुकम्मल उनके अंदर की अक्कासी करती है। कहने को बहुत कीमती सेट है, मगर हीरा तो सिर्फ हीरा ही है ना, जब गिरता है तो टूट कर चिकनाचूर हो जाता है। मध्यम से लहजे में वो कहता उसकी जान जला गया था। किस कदर तंजिया लहजा जताता, लबो लहजा। जवेरिया और सनिया ने बिल्कुल नहीं सुना था, मगर वो पलटकर सिकंदर को खूनख्वार नजरों से जरूर देखने लगी। उसका दिल उसकी कनपटियों में सुलगने लगा था। उस शाम के बाद दोनों का सामना बहुत कम होता था। गुफ्तगू तो एक बार भी नहीं हुई थी। बहुत लाताल्लुकी वाली फिजा कायम हो चुकी थी उनके दरमियान। सिकंदर उसे देखते ही रुख मोड़ लिया करता था, और आज इतने दिनों बाद चुप टूटी भी तो जुबान फिर भी नश्तर चुभो रही थी। माहम के अंदर एहसास तौहीन चुटकियां लेने लगा। इस तौहीन पर वो नागन की तरह बल खाकर रह गई। चलें जवेरिया। अब वो एक पल भी रुकने को तैयार नहीं थी। सनिया ने दुकानदार से सेट पैक करने को कहा था। वो सिर्फ जवेरिया को देखने लगी। ठहरो तुम दोनों, मैं छोड़ आता हूँ। वैसे घर ही जाना है, मजीद कुछ खरीदने का इरादा तो नहीं। देख वो उसे रहा था, मगर बात जवेरिया से कर रहा था। उसकी जान सुलग गई। जी नहीं शुक्रिया, हम चले जाएंगे। आपको तकल्लुफ़ करने की कतई ज़रूरत नहीं। आप तो बहुत मसरूफ़ थे, अपनी मसरूफ़ियत निभाइए। जो आ सकते हैं उन्हें जाना भी आता है। चलो जवेरिया, एकदम तल्खी से चुभते हुए लहजे में कहकर वो बगैर रुके बगैर देखे जवेरिया का हाथ पकड़कर दुकान से बाहर निकल गई थी। हैं ये माहम को क्या हुआ? सनिया अपनी जगह हैरान थी। माहम के इस कदर तुर्श रवैये पर वो कुछ भी समझने से कासिर थी। सिकंदर ने तंजिया मुस्कुराते मलामती अंदाज में सर हिला दिया। सुनो, क्या मकसद था तुम्हारा मुझे यहाँ लाने का? कहीं सिकंदर तुम? वो अचानक पूछते पूछते रुक गई, फिर सिकंदर की तरफ बगौर देखा। उसके चेहरे पर अभी भी तंजिया मुस्कुराहट का अक्स बाकी था। ये सेट तुमने सिकंदर? सिकंदर तुम? वो बात अधूरी छोड़कर सिर्फ देखने लगी। वो खुलकर मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं हुआ, पता है मोहतरमा पागल हो गई हैं, दिमाग घूम रहा है। चाहती है जिस अजीमुशान अकल का मुजाहरा करके वो अहमक बन रही है, वैसा ही मैं भी बन जाऊं। अजीब तंजिया लबो लहजे में कहते हुए सनिया को भी हैरतज़दा कर गया था। पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। वैसे फ्रेंडली कहूँ, माहम बहुत प्यारी है। तुमने तो मुझे भिनक तक नहीं पड़ने दी, सब कुछ चुपचुपाते कर लिया। एक दफा भी घर लेकर नहीं गए, ना मिलवाया। और अब बड़े अजीब हो तुम। वो एकदम मुस्कुराकर कह रही थी। सिकंदर भी हंस दिया। चुपचुपाते नहीं किया सब कुछ, तुम्हें आगाह किया था, वो भी बाकायदा। हाँ हाँ, जानती हूँ कितना आगाह किया था। मेरे प्रपोजल को दरमियान में लटकाए मुझे और पापा को इंग्लैंड में फ़ोन पर इत्तला दे रहे थे कि मोहतरम का निकाह हो चुका है। वो आंखें दिखा रही थी। सिकंदर एकदम हंस दिया। भाई क्या करता फिर? मजबूरी और इमरजेंसी में तुम्हें तो सिर्फ फ़ोन पर ही इत्तला दे सकता था। अब वो बाकायदा उसे चिढ़ा रहा था। सनिया ने उसे आंखें दिखाते वो शॉपर उसके कंधे पर दे मारा, जिसमें लॉकेट सेट था। अब इसकी पेमेंट करो और चलो। अभी मीटिंग के लिए भी निकलना है। अपने बालों को लापरवाही से झटकते वो उसे हुक्म देकर बाहर निकल गई थी। पीछे वो होंठों पर दिलावेज खूबसूरत मुस्कुराहट लिए बिल पे करने लगा। रमजान का तीसरा अशरा अपने साथ बेपनाह मसरूफियात लेकर आया था। सारे घर की सफाई धुलाई, फिर नए सिरे से सेटिंग, और साथ साथ ईद की तैयारियां भी। माहम ने अपने आप को बुरी तरह घरेलू कामों में उलझा रखा था, या शायद ये भी बहुत सी ला यानी तकलीफदेह सोचों और उलझनों से बचने का नुस्खा था। बहरहाल उसने अपने आप को बहुत ज्यादा मसरूफ कर लिया था। सिकंदर से उसकी लाताल्लुकी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी, और सिकंदर भी यही रवश इख्तियार किए हुए था। जवेरिया से हजार बातें करता था, मगर नजर जैसे ही उस पर पड़ती एकदम स्पार्ट हो जाती थी। वो उससे सख्त बदगुमान और नालां हो गई थी। दोनों ही अपने अपने मदार में मुकीद, एक दूसरे से सख्त कबीदा खातर थे। माहम को यही अजियत हर पल डसती रहती थी
کہ जब वो खुद अपने और उसके ताल्लुक को ख़त्म करने पर तैयार है, तो फिर वो क्यों इस कदर लाताल्लुकी पर उतर आया है? जब वो खुद रास्ते से हट रही है, तो फिर यूँ वो सब कुछ खुलेआम क्यों नहीं कर रहा? सनिया से अपने ताल्लुकात की भिनक औरों को क्यों नहीं पढ़ने दे रहा? एक दो दफ़ा उसने इससे खुद बात करना चाही थी, मगर कुछ सुनने पर भी आमादा नहीं हुआ था। अव्वल तो घर पर टिकता ही नहीं था। अगर होता भी था तो ऐसा अंदाज़ अपनाए रखता था कि बहुत हिम्मत करने के बावजूद वो उससे दो टोक बात नहीं कर पा रही थी। यूं ही चढ़ते-कुढ़ते दिन गुज़र रहे थे, मगर इसका कोई हल सामने नहीं आ रहा था। वो रात 11:30 बजे के करीब बैठी सिकंदर की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए निकला था, अभी तक वापसी के कोई आसार नहीं थे। सभी सो चुके थे। नींद तो बहरहाल माहम को भी आ रही थी, मगर आज वो सिकंदर से बात किए बगैर सोना नहीं चाहती थी। वजह 2 घंटे पहले आने वाला सनिया का फ़ोन था। बज़ाहिर सनिया उससे बहुत मोहब्बत और लगावट से कितनी देर तक बातें करती रही थी, मगर वो इस दौरान किस कदर अज़ियत में मुब्तला थी, ये सिर्फ़ वही जानती थी। कॉल बेल हुई तो वो मैगज़ीन एक तरफ रख कर बाहर निकल आई। अपने गिर्द शाल अच्छी तरह लपेट कर गेट तक आई थी। कौन? हिफ़्ज़ मातकदम के तौर पर पूछा था। मैं, सिकंदर। उसने गेट खोल दिया, वो अंदर आ गया। कहाँ थे? अंदर आकर लाउंज के सोफ़े पर बैठा तो वो भी उसके सामने आ खड़ी हुई। सिकंदर जवाब देने की बजाय उसे देखने लगा। मैंने कुछ पूछा है। उसके यूं घूरने पर झिंझलाकर टोका तो वो कॉलर के बटन खोलता, कफ उल्टाकर आंखें बंद कर गया। कहाँ होना चाहिए था मुझे? उल्टा सवाल किया गया था, वो लब भीज गई। मैं क्या जानूं? आपकी पर्सनल सेक्रेटरी तो नहीं हूँ, जो आपके औकात कार से आगाह होंगी। ये तो आप ही बेहतर जानते हैं कि आप कहाँ होते हैं। उसके सामने ही सोफे पर बैठते कड़वे लहजे में कहा तो सिकंदर ने आंखें वाह करके उसे ताज्जुब भरी मलामती नजरों से घूरा था। बहुत सतही सोच है तुम्हारी, वो जवाबन सिर्फ यही कह सका था। चले, सतही सोच ही सही, कम से कम जो दिल में होता है सामने तो लाती हूँ। मुनाफिकत तो नहीं करती, चोरी छुपे कुछ नहीं करती और ना ही किसी की लगी लिपटी रखती हूँ। उसने बहुत तल्खी से जवाब दिया था। वो एकदम आउट हो गया था। शट अप! वो अगले ही लम्हे लब भींच गया था। फिर बहुत कड़ी नज़रों से उसको घूरा। माइंड योर लैंग्वेज माहम, हद होती है तंग नज़री की भी। वो सिर्फ उसे फहमाइशी नज़रों से घूर रहा था। कुछ देर रुक गया, अपने ऊपर ज़ब्त करता रहा। आज लड़ने का इरादा है क्या? अपने ऊपर मुकम्मल कंट्रोल करके बराह रास्त उसकी खुली आंखों में झांका, तो वो पलक और नज़रें फेर गई। नहीं जी, मेरा फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। आज आपकी अम्मी आई थीं, अब्बू और अम्मी से रुखसती की डेट फ़िक्स करने। बात की है उन्होंने, तो फिर करने दो उन्हें, ज़ाहिर है ये तो होना ही है। अपनी तरफ से माहम ने बहुत बड़ी खबर उसे दी थी, मगर उधर से मुकम्मल संजीदगी से जवाब मौसूल हुआ था। वो हक्का-बक्का देखती रही, फिर एकदम मुश्तइल हो गई। क्या मतलब है आपका? करने दो। हद होती है बर्दाश्त की भी। आप सबको धोखा दे सकते हैं, कम से कम मुझे नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। बस मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि आप इस सिलसिले में चुप रहने की बजाय कोई फैसला-कुन कदम उठाएँ। गुस्से से वो कह रही थी। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली। मसलन कैसा कदम? सिकंदर के ठंडे धीमे अंदाज में मतलब फर्क न आया था। आप सनिया से मोहब्बत करते हैं और वो आपसे, तो फिर आप अपने घर वालों से साफ-साफ बात क्यों नहीं करते? इस मामले को लटका क्यों रहे हैं? जबकि मज़ीद आप मुझे भी उल्लू बना रहे हैं। आखिर इन सब का क्या मकसद है? वो इस वक्त खुद को बहुत बेबस सा महसूस कर रही थी। बस नहीं चल रहा था, वरना सिकंदर का न जाने क्या हशर कर डालती। तुम्हें किसने कहा कि मैं सनिया से मोहब्बत करता हूँ या वो मुझसे मोहब्बत करती है? उसी धीमे ठहरे हुए लहजे में उसने पूछा था। माहम उसे देखने लगी। तो क्या आप उसे पसंद नहीं करते? क्या ये झूठ है? क्या आप उससे शादी नहीं करना चाहते थे? आपने खुद मुझसे सनिया के मुतल्लिक आंटी और अम्मी-अब्बू से बात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। क्या ये भी झूठ है कि आप सिरे से इस निकाह पर राज़ी ही ना थे? वो भी अगर ऐन निकाह के वक़्त अचानक आंटी की तबीयत ख़राब ना होती तो शायद। वो एकदम अपनी डुबडुबाई आँखें लिए उस अपने ज़ब्त को मज़ीद छलकने से बामुश्किल रोक पाई थी। बड़ी शिकायती नज़रों से उसे देखा था, जो बहुत मुतमईन उस पर नज़रें गाड़े हुए था। मैं सनिया को पसंद करता हूँ, ये वाक़ई झूठ नहीं है। मैंने उससे शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, इसमें भी झूठ नहीं है। मैंने तुम पर ज़ोर दिया कि तुम अम्मी और आंटी वग़ैरह से सनिया के सिलसिले में बात करो, तो ये भी सच है। मगर ये बिल्कुल सच नहीं है कि तुमसे निकाह के सिलसिले में मुझ पर कोई जबर या ज़ोर ज़बरदस्ती की गई थी। मेरे साथ कोई मजबूरी नहीं हुई। तुम मेरे और सनिया के मुतल्लिक क्या जानती हो? कुछ भी तो नहीं। हमारा रिलेशन किस सतह का है, तुम बिल्कुल लाइलम हो। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मेरे साथ कोई मजबूरी नहीं, मैं कभी भी आइडियल पसंद नहीं रहा। हाँ, अपनी शरीके सफ़र के लिए कुछ अच्छी ख्वाहिशात और जज़्बात
ज़रूर दिल में रखता हूँ, मगर वो क़ब्ल अज़ वक़्त ज़ाहिर करना मेरे लिए बहुत नापसंदीदा अमर है। मगर ख़ैर तुम। वो रुक गया था। एक उचटती नज़र बिल्कुल ख़ामोश, कुछ हैरत ज़दा बैठी माहम पर डाली और फिर सर झटका। तुमने अम्मी को सनिया के मुतल्लिक़ बता दिया और अम्मी ने मुझसे पूछा। उन्होंने क्या पूछा ये एक अलहदा टॉपिक है। बस मुझे अम्मी ने अपनी ख़्वाहिश का बताया था कि मेरे सामने सनिया या तुम्हारा नाम रखा था। चूँकि मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, इसीलिए मैंने अम्मी की ख़्वाहिश का एहतराम किया था। वो रुक गया था। एक नज़र उसे देखा, वो सर झुका गई। माहम, वालिदैन की ख़्वाहिश का एहतराम करना क्या जुर्म है? अगर वाक़ई ये जुर्म है तो इस मुआशरे में 95% शादियाँ अरेंज होती हैं। और सब लोग तो नहीं, मगर बहुत से लोग एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारते हैं। इन बेचारियों पर मजबूरियों का जुर्म आयद क्यों नहीं करती तुम? मुझ नातवा की जान ही क्यों मुश्किल में डाली हुई है तुमने? सिर्फ़ इसलिए तुम मेरे या सनिया के मुतल्लिक़ जानती हो, लेकिन किस हद तक? कभी गौर किया है हमारे ताल्लुकात की नौइयत क्या है? उसकी भी वज़ाहत कर दो। ज़हन में कुछ तो ख़ाका बनाया होगा तुमने। फिर हो सकता है मैं तुम्हारे कहने पर सनिया से शादी कर लूँ। वो तंज़ पर तंज़ करता नाराज़गी, ख़फ़गी भरे तासुरात लिए उसकी हर सोच की तरदीद कर रहा था। वो अपनी जगह चोर-सी बनती जा रही थी। उसके हर ख़्याल की तरदीद हो रही थी। तुम्हारा मसला पता क्या है माहम? तुम्हारे नज़दीक अपनी ज़ात, अपने एहसासात और अपनी खुददारी व अना के सिवा कोई चीज़ अहम नहीं है। इंतहाई अहमक और बदएतमाद लड़की हो तुम। ठीक है, मुझे तुमसे ना ही कोई अफ़लातूनी किस्म का इश्क हुआ है और ना ही मोहब्बत, मगर कमिटमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरा तुमसे निकाह हुआ है। तुम मेरे नाम से मुंसलिक होकर मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हो, मगर इस अहमियत को जताने के लिए मैं तुमसे हज़ारों फ्लर्ट लोगों की तरह बेहुदा डायलॉग बाज़ी करूँ, क्या ये ज़रूरी है? क्यों जज़्बे रिश्ते इन अल्फ़ाज़ का सहारा लिए बगैर अपनी हैसियत नहीं मनवा सकते? वो बहुत नरूठेपन से कहता पूछ रहा था। माहम ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फ़ाज़ साथ छोड़ गए। ऐसा तो उसने कभी भी नहीं चाहा था, और सिकंदर ने उसकी सोचों को किस कदर गलत मानी पहनाए थे। हाँ, ये सच था कि उसे अपने जज़्बों के अलावा कुछ और सूझता ही ना था, मगर वो जज़्बात की मारी लफ्ज़ों की मुतलाशी लड़की तो कभी भी नहीं थी। और अब सिकंदर का तज्ज़िया। वो दिल महसूस कर रह गई। लफ्ज़ होंठों पर आकर पलट गए। तुम्हें जो भी खदशात लाहक हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी अपनी ज़हनी इख्तिरा का नतीजा है। सनिया जावेद से मेरी कमिटमेंट कभी नहीं रही। हम दोनों यूनिवर्सिटी फ़ेलो थे और बाय चांस मुझे उसके फ़ादर की कंपनी में जॉब मिल गई। और फिर यहाँ से ही हमारी दोस्ती की इब्तिदा हुई थी। वो एक मिलनसार, सुलझी हुई, पुरखुलूस और मुखलिस सी लड़की है। हमारे दरमियान पसंदीदगी भी सिर्फ़ दोस्ती की हद तक है, और कुछ भी नहीं। चूँकि मेरी बतौर ख़ास सनिया से दोस्ती थी, इसीलिए सनिया के फ़ादर जावेद साहब मुझे ख़ास अहमियत देने लगे। उनका ख़्याल था कि हम दोनों दोस्ती से हटकर एक-दूसरे को पसंद करते हैं। अगर उन्हें अपने स्टेटस और मर्तबे का ख़्याल होता, तो वो मेरे बारे में कभी ना सोचते। मगर उल्टा हुआ, सनिया को तो नहीं, अलबत्ता जावेद साहब को मैं, उनकी चहेती लाडली बेटी के पसंद आ गया। उन्होंने मुझे खुद प्रपोज़ल पेश कर दिया, और मैं तो हैरान था। अभी मेरे ज़हन में अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए कोई प्लानिंग ना थी। सनिया अच्छी लड़की थी, किसी भी लड़के की आरज़ू हो सकती थी। इसीलिए मैंने तुमसे बात की थी कि तुम अम्मी और आंटी से बात कर लेना। मगर इसका उल्टा असर हुआ, और शायद यही मेरी गलती है कि एक साथ रहते, एक घर में ज़िंदगी गुज़ारते, ज़िंदगी के सारे मदारिज इकट्ठे तय करने के बावजूद मैंने तुम्हें गलत जज किया था। बाद में जो भी हुआ, इससे तुम लाइलम नहीं हो। मुझे अफ़सोस है तो सिर्फ़ इस बात पर कि तुमने मुझे गलत जज किया है। बाज़ औक़ात जो नज़र आता है वो हकीकत नहीं होता। वो शौक़-ज़दा सी बैठी उसे देख रही थी। माहम, मुझे बेहद अफ़सोस है कि मैंने अम्मी की ख़्वाहिश पर सनिया की बजाय तुम्हें मुंतख़ब क्यों किया। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि तुम इस कदर शकील क़ल्ब, तंग नज़र सी लड़की हो, तो शायद। वो उठ खड़ा हुआ था। माहम ने सिर्फ़ उसे देखा। बहरहाल, इस सारे किस्से में ये तो हुआ कि मुझ पर तुम्हारी नापसंदीदगी खुलकर वाज़ेह हो गई है। चलो, कुछ ना कुछ तो इज़ाला हो ही जाएगा। अगर तुम रुख़्सती पर आमादा नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। मैं अम्मी को मना कर दूँगा, मगर अब मुझसे किसी भी किस्म की उम्मीद मत रखना, और ना ही मेरे कंधे पर रख कर बंदूक चलाना। तुम्हारे वालिदैन मुझ पर बहुत भरोसा और एतमाद करते हैं। चाहे किसी भी नाते से ही, मैं उन्हें अपनी तरफ से कभी भी हर्ट करना नहीं चाहूँगा। अलबत्ता तुम आज़ाद हो, जो भी फ़ैसला करोगी मुझे एतराज़ नहीं होगा। अपनी पैंट की जेबों में दोनों हाथ डालकर उसे तल्ख़ी से सब बावर कराता वो लंबे-लंबे डग भरता और वहाँ से निकल गया था, जबकि वो अब भी हैरान और शशदर बैठी हुई थी। मलाल के लम्हे इस कदर कसावत लिए हुए थे कि अगले 3-4 दिन गुज़रने के बावजूद भी वो खुद को सँभाल नहीं पाई थी। हुज़्न-ओ-मलाल की गहरी लपेट में
अटा दिल किसी भी तौर अब संभलने को नहीं था। पहले ये बात दुख देती थी कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, किसी और को चाहता है, मगर अब जब से हकीकत खुली थी, वो अपनी ज़ात का एतमाद भी खो बैठी थी। दुख जब कसक बन जाए तो दीमक की तरह दिल को चाटने लगता है। उसके साथ भी यही हुआ था। अपनी खुद साख्ता गलतफ़हमियों पर वो शर्मिंदगी की लहर इस कदर दुबेज थी कि सिकंदर का सामना करने की भी उसके अंदर हिम्मत न थी। वो उसे क्या समझ रहा था, एक जज़्बात व एहसासात की मारी हुई लड़की, जिसे लफ्ज़ों के इज़हार की ज़रूरत थी। ये घाव इस कदर गहरा था कि वो अंदर से टूटती चली जा रही थी। मोहब्बत करना इस कदर मुश्किल अमर नहीं, मगर उसकी शिद्दतों, आज़माइशों को बर्दाश्त करना यकीनन बहुत हौसले का काम है, जो कि माह में नहीं था। नतीजतन 3 दिनों की टेंशन और अंदरूनी तोड़-फोड़ ने उसे बीमार कर डाला था। 3 दिन से वो सुस्त सी होकर रह गई थी। कल से बुखार भी था। सुबह सहरी के वक्त अम्मी अब्बू जवेरिया ने उसे रोज़ा रखने से मना किया था, मगर वो नहीं मानी थी। असर के करीब जब वो नमाज अदा करने बिस्तर से उठी तो सर चकरा रहा था। टांगों में गोया जान खत्म हो गई थी। बाज़ औक़ात अंदर की घुटन बाहर निकलकर इंसान को यूं ही शिकस्त से दो चार कर देती है। जैसे तैसे करके नमाज अदा करके अपना बुखार से फुनकता, दर्द से चूर होता वजूद लिए बिस्तर पर लेटी तो नसरीन आंटी जवेरिया के हमरा अंदर दाखिल हुई। अरे, क्या हुआ मेरे चांद को? जवेरिया ने ही उन्हें फोन करके उसकी इलालत की इतला दी थी। जवाबन वो अब यहाँ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बराह रास्त पूछा था। मैंने इनकार नहीं किया, बल्कि माहम ऐसा नहीं चाहती। सिकंदर ने दिल के फफोले फोड़े थे। अम्मी को हैरत हुई। माहम, मगर क्यों? अम्मी, वो इंतहाई अहमक लड़की है। समझती है कि मैंने आंटी और खालू की मोहब्बत में उनकी परवरिश का बदला चुकाने के लिए, एहसान के लिए उसे अपनाया है। और ये कि मैं सनिया में इन्वॉल्व हूँ, उसने साफ बात की थी। हैं, ये माहम समझती है। वो बेयकीन थी। ये भला क्या बात हुई? मैं माहम को इतना कम अकल तो नहीं समझती थी। उन्हें ये बात किसी भी तौर पर हजम नहीं हो रही थी। आपको क्या पता वो इससे ज्यादा कम अकल है। बल्कि वो तो सिरे से इस रिश्ते पर राजी ही नहीं। अम्मी हैरान सी देखे गईं। ये कैसे हो सकता है? वो उलझ रही थी। ये तो आप उसी से पूछें। सिकंदर का लहजा तल्ख था। मामा ने उसे घूरा। ये तो मैं उससे पूछ ही लूंगी। पहले ये तो बताओ, तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं? मैंने? क्यों? मैं भला उसे कुछ क्यों कहूंगा? सिकंदर ने रूखेपन से कहा। तो फिर वो बीमार क्यों हो गई है? कल से बुखार में फुनक रही है, अभी भी इसी कदर बुखार है। अब आप मुझ पर शक कर रही हैं। भला उसकी बीमारी से मेरा क्या ताल्लुक? वो बीमार थी, ये तो उसे भी दिखाई दे रहा था, मगर इस कदर हालत खराब होगी अंदाजा न था। कुछ तशवीश तो बहरहाल उसे भी हुई थी, मगर नजरअंदाज कर गया। ताल्लुक है या नहीं, मगर ख्याल रखो, वो बीवी है तुम्हारी। ख्याल तो रखना चाहिए था ना तुम्हें। जवेरिया से शिकायतें सुनी है मैंने तुम्हारी। घर से कितनी कितनी देर बाहर रहते हो तुम? उन्होंने आखिर में खफगी से कहा तो वो देख कर रह गया। देखो सिकंदर, इफ्तिखार भाई का कोई बेटा नहीं है। वो तुम्हें बेटों की तरह चाहते हैं। ज़ोहरा और इफ्तिखार बज़ाहिर हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं, मगर बेटे की कमी उनको अंदर ही अंदर खौफजदा ज़रूर रखती है। इसीलिए मैंने तुम्हें उनके यहाँ रहने दिया था। सनिया से तुम बेशक शादी करते, मुझे कतई दुख ना होता, मगर मैं नहीं चाहती थी कि ज़ोहरा वगैरह के दिल में कोई बात आए। वो तुम्हें सिर्फ अपना बेटा कहते ही नहीं, असल में समझते भी हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारे और माहम के निकाह का फैसला किया था। मुझे इल्म है अंदर ही अंदर वो हर वक्त खौफजदा रहते थे कि कहीं तुम अपनी पसंद की शादी कर लो और उन्हें भूल जाओ। वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए ये सब किया था। मैं सब समझता हूँ अम्मी। मैंने तो सनिया को कभी इस नज़र से देखा भी नहीं। वो तो उसके फादर ने प्रपोजल दिया था, मैंने आपसे बात की। जहाँ तक माहम की बात है, तो उसकी सोच से मुझे वाकई बहुत दुख हुआ है। अच्छा चलो उठो, माहम को मैं देख लूंगी। उसकी सारी गलतफहमियां रफा कर दूंगी। तुम इस वक्त उसे लेकर डॉक्टर के पास जाओ, बहुत बुखार है उसे। अम्मी उठ खड़ी हुई। वैसे सिकंदर, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि तुम घर से लाताल्लुक रहने लगे हो। बहुत दुख की बात है। माहम कोई गैर तो नहीं, तुम्हारी अपनी बीवी है। तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए था, बिजाय मेरे कहने के। आखिर में उन्होंने उसे शर्मिंदा कर दिया था। 3-4 दिन से उसने सर्द मेहरी की जो चादर ओढ़ रखी थी, अब अम्मी के यूं एहसास दिलाने पर छनकने लगी थी। अम्मी, आप प्लीज माहम से कुछ नहीं कहेंगी। ये मेरा और उसका मामला है, मैं खुद निमट लूंगा। आप उसे कुछ नहीं बताएंगी। अभी बहुत से हिसाब हैं जो मुझे बेबाक करने हैं। आखिरी जुमला उसने जरा आहिस्ता कहा था। अम्मी ने ताज्जुब से उसे देखा। क्या करोगे तुम? पता नहीं, मगर अम्मी, उसकी सोच से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। कम अज कम इतनी तकलीफ का एहसास उसे भी होना चाहिए ना।
عجیب منطق تھی سکندر کی، وہ مسکرا دی۔ اچھا دیکھوں گی کیا کرنا ہے مجھے، تم گاڑی نکالو، میں ماہم کو لے کر آتی ہوں۔ اسے کہہ کر وہ چلی گئی تھی، وہ بھی چابی اٹھائے باہر نکل آیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو امی نے دروازہ بند کر دیا۔ دھیان سے چیک اپ کروا کر لانا۔ خاص تاکید کے ہمراہ دونوں کو رخصت کیا تھا۔ سارا راستہ دونوں طرف خاموشی رہی تھی۔ ڈاکٹر سجاد کے کلینک وہ اکثر پہلے بھی آتی رہتی تھی۔ چیک اپ کروا کر میڈیسن وغیرہ لے کر وہ دوبارہ گاڑی میں آ بیٹھے۔ میڈیسن والا شاپر ڈیش بورڈ پر رکھ کر سکندر نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ دائیں ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کرتے بائیں ہاتھ سے اس نے کیسٹ لگایا تھا۔ گاڑی میں مدھر سروں سے گلوکار کی آواز گونجنے لگی تھی۔ کہو ایک دن کہ جو کچھ بھی تم ہمارے پاس ہے سب کچھ تمہارا ہے۔ کہو ایک دن۔ ماہم نے ایک دم پہلو بدلا تھا۔ کنکھیوں سے اسے دیکھا جو سامنے دھیان رکھے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ستارہ سی جنہیں کہتے ہو وہ آنکھیں تمہاری ہیں، جنہیں تم شاخ سی کہتے ہو وہ باہیں تمہاری ہیں۔ کہو ایک دن۔ ماہم نے پھر اسے دیکھا، وہ متوجہ کب تھا۔ سٹیئرنگ پر دھرے اس کے مضبوط ہاتھوں کی انگلیاں سٹیئرنگ وہیل پر بج رہی تھیں۔ کہو ایک دن کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ تمہارا ہے۔ اگر سب کچھ یہ میرا ہے تو سب کچھ بخش دو ایک دن۔ وجود اپنا مجھے تم دے دو، محبت دو ایک دن۔ میرے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کر روح کھینچ لو ایک دن۔ ماہم نے ایک دم ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا تھا۔ سکندر نے چہرے کا رخ موڑا، بہت برہمی سے اسے دیکھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کی نظروں میں ایسی ہی تپش تھی، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ سکندر نے ایک نظر ڈالنے کے بعد پھر چہرے کا رخ موڑ لیا تھا تو وہ اندر ہی اندر کٹنے لگی۔ اس کی خفگی اس کے لیے سہانے روح تھی، آنکھوں میں بے اختیار نمی اتر آئی۔ سکندر، بہت ہمت کر کے وہ اسے مخاطب کر پائی تھی۔ اس نے ایک پل کو اسے دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، بھرائی ہوئی آواز میں وہ صرف یہی کہہ سکی۔ فار واٹ؟ سکندر کا لہجہ اسپاٹ سا تھا۔ ماہم کا دل سکڑ سا گیا اپنے رویوں پر۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ جسٹ اے منٹ ماہم۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی سکندر نے اسے روک دیا تھا۔ تم کیوں شرمندہ ہو؟ اچھی بات نہیں، اس طرح مجھے تمہارے خیالات سے آگہی ہو گئی ہے۔ بھئی میں نے بھی جان لیا ہے کہ تم مجھ سے کس قسم کی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہو۔ ہاں، رخصتی کی بات میں نے امی کو منع کر دیا ہے، بے فکر رہو۔ احسان و مروت کی آڑ میں تمہیں کوئی بھی میرے پلے نہیں باندھے گا۔ الفاظ تھے کہ تیر جو سیدھے دل میں پیوست ہوتے گئے۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ شاید وہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہو چکا تھا۔ دل کٹ کر رہ گیا۔ سکندر کے چپ ہونے پر بھی گاڑی میں اس کے رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ گاڑی سگنل پر رکی تو ایک 10-12 سالہ بچہ ہاتھ میں پھولوں کی ٹوکری لیے ان کی گاڑی کے شیشے پر جھکا۔ صاحب تازہ پھول لے لو، نئے تازہ ہیں۔ پھولوں کی ٹوکری آگے کیے کہہ رہا تھا۔ ماہم نے ہاتھ کی پشت سے اپنا چہرہ صاف کیا، نظر لڑکے کی طرف ڈالی جو ٹوکری سے موتیے کے پھول نکال کر دکھا رہا تھا۔ بھئی میں کیا کروں گا ان پھولوں کا؟ سکندر نے اکتاتے ہوئے کہا۔ ماہم کے دل کو کچھ ہوا۔ پھول، وہ بھی موتیے کے، اس کی کمزوری تھے۔ مگر وہ ایک نظر پھولوں کو اور پھر سکندر کو دیکھ کر رہ گئی، جس کے چہرے پر بیزاری کی تحریر واضح پڑھی جا سکتی تھی۔ صاحب، بیگم صاحبہ کے لیے لے لو، یہ گجرے ہیں تازہ، بیگم صاحبہ کے ہاتھوں میں بہت سجیں گے۔ وہ لڑکا سکندر کو آمادہ کر رہا تھا۔ ماہم ایک دم گھبرا کر نظریں پھیر گئی۔ کیوں بھائی، زبردستی ہے کیا؟ تمہارے یہ گجرے، یہ پھول کیا بک نہیں رہے؟ سکندر نے مذاقن پوچھا تھا۔ نہیں صاحب جی، یہ بات تھوڑی ہے، بک جاتے ہیں مگر تھوڑی دیر لگتی ہے، یہ تو اپنی روزی ہے۔ مگر جس دن جلدی بک جائیں میں جلد گھر چلا جاتا ہوں، اور جس دن نہ بکیں دوپہر ہو جاتی ہے، اماں راہ تکتی رہتی ہے۔ صاحب جی یہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، لے لو۔ وہ بڑے انداز میں اسے قائل کر رہا تھا۔ سکندر مسکرا دیا، ایک نظر اس کی ٹوکری پر ڈالی جہاں واقعی تھوڑے ہی پھول اور گجرے تھے۔ لاؤ بھائی دے دو، یہ سارے ہی دے دو۔ بھائی تمہاری تو روزی کا سوال ہے اور ہمارا کیا ہے، چند روپے ہی تو ہیں، کیا ہے آخر کسی کا دل خوش ہو جائے۔ لڑکی کی بات پر ہنستے اس نے والیٹ نکالا تھا۔ لڑکا اسے پھول خریدنے پر آمادہ دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ جلدی سے سارے ہار اور گجرے شاپر میں ڈال کر اسے پکڑائے تھے۔ کتنے پیسے ہوئے؟ سکندر نے شاپر تھام کر ڈیش بورڈ پر رکھا تھا۔ صاحب جی 50 روپے۔ سکندر نے سر ہلا کر 100 کا نوٹ نکال کر اسے تھمایا تھا۔ اسی دوران سگنل بھی کھل گیا تھا۔ پیچھے سے گاڑیوں کے ہارن بھی گونجنے لگے تھے۔ سکندر نے فوراً سٹیئرنگ سنبھالا۔ صاحب جی باقی پیسے، وہ لڑکا کہہ رہا تھا۔ سکندر نے جلدی سے گاڑی آگے بڑھا لی تھی۔ پیچھے کھڑا لڑکا آوازیں دے رہا تھا مگر سکندر نے جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ ماہم خاموشی سے چپ چاپ ساری کارروائی دیکھتی رہی تھی۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ سب ڈرائنگ روم میں تھے، وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ بستر پر بیٹھی تو لگا بہت دور کا سفر طے کر کے آئی ہو۔ سکندر کی ہم سفری میں گزرے پل اس پر اسی قدر بھاری ہوتے تھے۔ وہ بیڈ کی پشت سے کمر ٹکائے
गहरे गहरे सांस ले रही थी जब उसे अपने इर्द गिर्द बहुत मानूस सी खुशबू महसूस हुई थी। माहम ने तड़प कर आंखें वाह की थी। सामने ही वो अपना भरपूर सरापा लिए बड़े इन्हमाक से तक रहा था। उसके देख लेने पर भी नजरों का इर्तिकाज नहीं टूटा था। वो फौरन सीधी हो गई थी। तभी वो धीरे धीरे कदम उठाता बिस्तर पर उसके करीब ही आ बैठा था। वो मजीद अपने आप में सिमट सी गई। थोड़ी देर कबल किस कदर रूखा फीका सा दिल शिकन अंदाज था, और अब उसकी नजरें खुद ब खुद झुक गई थी। इस मानोसी खुशबू ने उसके वजूद को अपने हिसार में लेना शुरू कर दिया था। तुम अपनी मेडिसिन गाड़ी में ही छोड़ आई थी, संजीदा लहजे में कह रहा था। माहम की नजर उसके हाथों पर गई, जहां मेडिसिन के शापर के अलावा कुछ और भी था। मेडिसिन वाला शॉपर टेबल पर रखकर वो फूलों का शापर खोलने लगा। तुम्हें मेरा इनको पहनाना नागवार गुजरे और शायद अच्छा भी न लगे, मगर मैं इन फूलों को अपने पास नहीं रख सकता। वो फूलों वाला बेचारा तुम्हारे लिए ही ये दे रहा था। अब बेचारे को क्या इलम के बेगम साहिबा भी सिर्फ आधी बेगम साहिबा हैं। तंज था या मजाक, वो कतई समझने से कासिर थी। नरमी से माहम का हाथ थामकर गजरा पहनाते उसने उसकी आंखों में भी झांका था। वो नजर फेर गई थी, जबकि सिकंदर की नजर भी बगैर किसी जज्बे के थी। चेहरे पर सिवाय इस पाठ से तासुरात के कुछ भी न था। कोई लतीफ सी शरारत, कोई गुदगुदी करने वाली मुस्कुराहट, पूरे बदन में हलचल मचा देने वाली आंखों की चमक, हर जज्बा जैसे जामिद सा था, कोहर की गहरी चादर में लिपटा हुआ। एक एक करके दोनों हाथों में उसने उसे गजरे पहना दिए। वो इस कदर शौक और मलाल की कैफियत में गर्क थी कि मज़ाहमत तक न कर सकी थी। बाकी फूलों के हार उसकी झोली में डालकर उसके हाथों को बगौर देखते सिकंदर ने फूलों की महक उसके हाथों को चेहरे के करीब लेकर सूंघी थी। दरअसल तुमसे मेरा निकाह जबरदस्ती नहीं हुआ था, मगर अब लगता है कि तुम्हारे लिए जबरदस्ती ही सही दिल में जगह बनानी होगी, वरना बात थी कि जहर में बुझा हुआ नश्तर। माँ हमने नमी भरी आंखों से उसे देखा, वो खुलकर मुस्कुराया था। मजबूरी है भई, जबरदस्ती के रिश्तों में सिर्फ समझौता होता है, इतनी तो अकल होगी ना तुम में। वो आज शायद उसकी जान लेने के दर पे था। माहम की जान सख्त अजाब में मुब्तला हो चुकी थी, मगर कोई राह फरार न थी। कहते हैं फूल जज्बात के इजहार का सबसे खूबसूरत जरिया होते हैं, मगर अफसोस अपनी बात अधूरी छोड़कर वो दिलावेजी से मुस्कुराया था। फिर वो उसे सख्त हिरासा कर गया था। सनिया की शादी हो रही है ईद के तीसरे दिन। ये उसका इनविटेशन है, मिस्टर एंड मिसिस सिकंदर के नाम। आज वो उसे धचके पे धचका लगा रहा था। वो जो अभी संभल भी ना पाई थी, इस नए इंकिशाफ पर हैरान हुई। बेयकीन नजरों से देखा, सिकंदर ने अपने हाथ में पकड़ा इनविटेशन कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया था, जिसे उसने लरजते हाथों से थामा था। तुम्हारे लिए शायद ये खुशी का पैगाम हो, मगर मुझे बहुत दुख हुआ। कम से कम मैं तुम्हारे खदशात को सच नहीं कर पाया। सनिया अपने कज़न अरकम में इंटरेस्टेड थी, जबकि उसके वालिद ने मुझे सनिया का प्रपोजल पेश किया था, तो वह कतई लाइल्म थी। और शायद मैं भी लाइल्मी में ही उसे सख्त हर्ट कर देता, अगर वो मुझे अपनी कमिटमेंट का कहकर एक्सक्यूज ना कर लेती। इसके बाद मेरा तुम्हारे साथ निकाह तय पा गया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। बस इतना सा एतराज़ था कि मरीना की शादी के बाद ये तकरीब हो जाए, मगर अम्मी नहीं मानी थी। और मेरा ख्याल है यही इनकार तुम तक पहुंचा था, जिसे तुमने अपनी नज़र और अपनी सोच के मुताबिक देखा। चलो अब तो तुम्हारे खदशों की नफी हो चुकी है ना, तो तैयार रहना। तुम्हें मेरे साथ सनिया की शादी पर ज़रूर चलना चाहिए। हो सकता है वहां तुम्हारी सोचों को मनफी रुख पर डालने के लिए कोई और गिरा हाथ लग जाए। वो तंज पर तंज करता उसे जमीन के अंदर गाड़ देने को था। माहम इतनी हिम्मत नहीं रखती थी कि सर उठाकर उसे देख ले। और हाँ, मैंने अम्मी को रुखसती की डेट फिक्स करने से मना कर दिया है, मगर फिर भी फैसला तुम पर है। ये शादी ब्याह दिनों का खेल नहीं, पूरी जिंदगी का सवाल है। एक जज्बाती लम्हे में बहकर पूरी जिंदगी का फैसला नहीं किया जाता। अच्छी तरह सोच लेना, फिर कोई फैसला करना। तब तक मैं अम्मी वगैरह को कन्विंस कर लूंगा। वो उठकर उसके कमरे से निकल गया था। पता नहीं वो हकीकत पसंद था या अजियत पसंद। बहरहाल उसके लफ्जों से वो अंदर तक उधड़ती चली गई थी। बेपनाह तकलीफ का एहसास हो रहा था। किसी पल चैन न था। वो तो चला गया था, उसे इसी तरह साकित और सामित छोड़कर, मगर वो अपने जिस्म से अपनी रूह निकलती जरूर महसूस कर रही थी। बेयकीनी से कभी हाथों में सजे गजरों को देखती, और कभी इस इनविटेशन कार्ड को, जिसने उसके आखिरी खदशे तक को भी खत्म कर डाला था कि शायद सनिया उसमें इंटरेस्टेड हो। मैं वाकई बहुत अहमक हूँ, सिसकते हुए अपने घुटनों पर सर टिकाकर माहम बुरी तरह रो दी थी। रमजान के बाकी दिन कैसे गुजरे थे, ये सिर्फ वही जानती थी। सिकंदर से अब किसी भी अच्छाई की उसे उम्मीद न थी।
ایک دفعہ پھر اسے اذیت کے بھंवर میں دھکیل کر خود لاتعلق بن بیٹھا تھا، یوں جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، اسے جانتا تک نہ ہو، کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ نسرین خالہ نے رمضان کے شروع میں ہی اسے پیسے دیے تھے کہ وہ اپنی پسند کی عیدی خرید لے، جویریہ کے ساتھ جا کر۔ وہ جو بھی پسند تھا لے آئی تھی۔ آج 29واں روزہ تھا، اکثریت کی رائے یہی تھی کہ عید کل ہوگی۔ 2 دن سے نسرین آنٹی کے ہاں گیا ہوا تھا، وہ ہر سال عید ادھر ہی کرتا تھا، اس دفعہ بھی وہ چلا گیا۔ اس کے جانے سے گھر بہت سونا سونا سا لگنے لگا تھا، سارا دن بے پناہ مصروفیت میں گزرا تھا، وہ امی اور جویریہ تینوں بری طرح مصروف رہی تھیں۔ عصر کے قریب جا کر وہ لوگ فارغ ہوئیں تو جویریہ امی کے ساتھ کچن میں افطاری کا اہتمام کرنے گھس گئی، جبکہ وہ کل پہننے والے کپڑے لے کر استری سٹینڈ پر آ کھڑی ہوئی، سب کے کپڑے پریس کر کے ساری مطلوبہ چیزیں جمع کر کے سب کے کمروں میں پہنچانے کے بعد وہ سکندر کے کمرے میں آ گئی۔ 2 دن سے وہ یہاں پر نہیں تھا، اس دوران وہ اس کے کمرے کو نئے سرے سے ترتیب دینے، سیٹنگ چینج کرنے، سجانے سنوارنے میں لگی ہوئی تھی۔ امید تو نہیں تھی کہ وہ عید یہاں آ کر کرے گا، مگر پھر بھی اپنے دل کو تسلی دینے کو اس کے کپڑے پریس کر کے تمام چیزیں ڈھونڈ کر رکھیں، ایک بھرپور نظر اس کے بیڈ روم پر ڈال کر باہر نکل آئی۔ افطاری کے بعد نماز ادا کرتے ہی وہ اور جویریہ چھت پر چلی آئیں۔ بہت تلاش بسیار کے باوجود چاند صاحب کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ دونوں نیچے آ کر ٹیلی ویژن لگا کر بیٹھ چکی تھیں۔ 9 بجے ہی وہ نماز تراویح ادا کر کے بستر میں جا گھسی تھی۔ سارے دن کی تھکاوٹ تھی جس نے اسے نڈھال کیا ہوا تھا۔ تم اتنی جلدی سونے لگی ہو؟ ابھی تو چاند صاحب کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہلال کمیٹی تو ابھی تک دوربین لگائے خلاؤں میں گھورتے چاند میاں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے، جیسے وہ بیچارہ ان کا قرضہ لے کر بھاگا ہوا ہو۔ جویریہ نے اس کے کمرے میں جھانکا تو وہ اس کی لن ترانیوں پر ہنس دی، اٹھنے کی بجائے مزید کمبل میں منہ چھپا گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کسی نے اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا، کچھ بھی نہ سمجھ پائی، جب سمجھ آئی تو جویریہ کے ساتھ مرینا کو دیکھ کر چونکی۔ ماہم جلدی چلو، اٹھو پلیز، دیکھو چاند نکل آیا ہے۔ ہیں؟ ماہم مکمل طور پر حواسوں میں لوٹی تھی۔ کیا واقعی؟ جی جناب، صبح عید ہے، فٹافٹ باہر آؤ۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی، وہ بھی خوشی کے جذبات لیے سرہانے پڑا دوپٹہ کھینچ کر مرینا کے ساتھ باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں سبحان شاہد کے ساتھ سکندر بھی تھا، اسے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن سن سی ہوئی تھی۔ چاند رات مبارک ہو ماہم بھابی۔ سبحان اور شاہد اس کے قریب آ گئے تھے، وہ انہیں گھور کر امی ابو کی طرف جھک گئی، انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے دعا دی تھی۔ خوش رہو، اللہ ہمارے بچوں کو ایسی ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ یہ چاند صاحب اچانک کہاں سے آ ٹپکے؟ 9 بجے تک تو کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ مرینا اور جویریہ کے پاس جا بیٹھی، جویریہ ہنس دی۔ بھابی صاحبہ کون سے چاند کا پوچھ رہی ہیں؟ مرینا کا انداز شرارتی تھا، وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی، ہونکوں کی طرح اسے دیکھا تو سب ہنس دیے۔ پوچھنے کی کیا بات ہے بھلا؟ بھلا چاند کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی 10-12 تھوڑی ہیں؟ اپنی خفت مٹانے کو کہا۔ میرے حساب سے تو 2 چاند ہوتے ہیں، ایک زمینی اور آسمانی۔ سبحان دور کی کوڑی لایا تھا، وہ حیران ہوئی۔ ذرا تم اپنے زمینی آسمانی چاند کی وضاحت بھی کر دو، جویریہ نے جل کر کہا تھا۔ سب کے کہے بے اختیار تھے۔ آسمانی چاند تو مون ہوتا ہی ہے، مگر زمینی چاند صرف ہمارے سکندر بھیا ہی ہیں۔ کیوں ماہم بھابی؟ مرینا نے سرگوشی کے سے انداز میں اس کے کان کے قریب کہا تو وہ پزل سی ہو گئی۔ آپ کی عید تو اسی چاند کو دیکھ کر ہو جاتی ہوگی، ہے نا؟ وہ اسے مزید کنفیوز کر رہی تھی۔ مرینا بکو مت، تادیبی نظروں سے گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ سکندر امی ابو کے ساتھ محو گفتگو تھا، اس نے وال کلاک دیکھا، رات کے 11 بجے کا ٹائم تھا۔ اس قدر والہانہ محبت کے مظاہرے پر ماہم کی آنکھیں بھیگ گئیں، انہوں نے پیشانی پر پیار کیا تو وہ کٹ سی گئی۔ کتنی بری ہوں میں، سب کے خلوص کو دکھاوا گردانتی، غلط معنوں میں دیکھتی رہی، آنٹی کی محبت و مروت کو احسان و بھیک سمجھتی رہی۔ اس کا دل بھی رو رہا تھا، اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو آنٹی نے روک دیا۔ لیٹی رہو، دیکھو کتنی سی شکل نکل آئی ہے میری بیٹی کی، ارے کسی کو فکر ہی نہیں۔ امی کو اندر آتے دیکھ کر انہوں نے دہائی دی تو وہ مسکرا دی۔ نہیں آنٹی، میں نے سحری کے وقت میڈیسن لی تھی، ظاہر ہے بخار اثر تو دکھائے گا اپنا، جانتی ہوں میں کیسی دوائی لی ہوگی تم نے، اور زہرا تم نے بھی خیال نہیں رکھا میری بیٹی کا۔ وہ اب امی سے الجھ رہی تھی، امی اور جویریہ ہنس دی تھی، امی اس کی لاپرواہیاں گنوانے لگی تھی اور وہ سر منہ لپیٹے ہنستی رہی۔ یہ سکندر ہے کہاں؟ میں کب سے آئی بیٹھی ہوں، نظر نہیں آیا۔ 1 گھنٹے بعد انہیں خیال آیا تو پوچھا، جبکہ امی کچن میں چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں، صبح آفس کے لیے نکلے تھے، ابھی تک گھر نہیں لوٹے، جویریہ نے بتایا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ اچھا، مگر اس کی آفس ٹائمنگ 4 بجے تک ہے نا، پھر اتنی دیر کیوں؟ پتہ نہیں، آج کل تو وہ گھر پر صرف سونے اور روزہ افطار کرنے آتے ہیں، ورنہ فرصت ہی نہیں ہوتی۔ اگر کبھی گھر میں آ بھی جائیں تو اپنے کمرے میں بند رہتے ہیں۔ سکندر بھائی اب بہت بور کرنے لگے ہیں۔
ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ جویریہ جو کہ اس کی بیماری اور دوسرا سکندر کے گھر کی جانب سے لا تعلقی پر سخت نالاں تھی، کہے بغیر نہ رہ سکی۔ آنٹی بھی حیران ہوئی مگر پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ افطاری کے قریب وہ گھر آیا تو سامنے ہی لاؤنج میں امی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آپ السلام علیکم۔ وہ فوراً مؤدب سلام بجا لایا تھا۔ وعلیکم السلام، خیر سے یہ تمہارا گھر آنے کا وقت ہے؟ انہوں نے فوراً ٹوکا تو وہ سر کھجاتا شرمندہ سا ہو گیا۔ وہ بس آفس کے کام میں دیر ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہی بہانہ سوجا تھا۔ امی نے اسے خاموش نظروں سے دیکھا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ فوراً گھر لوٹا تھا۔ وجہ امی کی آمد تھی۔ وہ انہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ ابھی کھانا کھا کر فارغ ہی ہوا تھا کہ امی اس کے کمرے میں ہی اس کے ساتھ چلی آئیں۔ جانتے ہو کہ میں آج کیوں آئی ہوں؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ ماہم کی طبیعت خراب تھی، ایک تو وجہ یہ تھی، مگر صرف اصل مقصد یہی ہے کہ تم نے رخصتی کی ڈیٹ فکس کرنے سے کیوں انکار کیا ہے؟ یہ شادی بچوں کا کھیل تو نہیں جو تم یوں مذاق میں ٹال رہے ہو۔ آرام سے بتاؤ انکار کی اصل وجہ کیا ہے؟ میں تو خود چاند کی طرف سے مایوس ہو کر سونے والی تھی جب یہ لوگ آ گئے، یہ خوشخبری لے کر کہ کل عید ہوگی۔ ٹی وی لگایا تو ادھر بھی یہی خوشخبری تھی۔ جویریہ کی بات پر وہ مسکرا دی۔ ہم شاپنگ کے لیے نکلے تھے، سوچا آپ کو بھی ساتھ لے لیں، آپ دونوں تیار ہو جائیں۔ مرینا نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو اس نے امی کی طرف دیکھا۔ ہاں چلی جاؤ تم دونوں، کوئی چیز لینی ہو تو لے لینا، امی نے کہا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ یہ آج کوئی نئی بات تو نہ تھی، ہر عید پر ہی ہوتا تھا۔ سکندر اپنے بہن بھائیوں کو لے کر ادھر آ جاتا تھا، پھر یہاں سے سب مل کر جاتے تھے۔ نیا تو کچھ بھی نہ تھا، سب کچھ وہی تھا، مگر سکندر کا رویہ اور ماہم کا اپنا اب وہ نہیں رہا تھا۔ تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ ان سب کو تیار دیکھ کر سکندر حکم دیتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ واپس لوٹا تو سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ مرینا اور جویریہ پچھلی سیٹ پر تھی جبکہ سبحان، شاہد اور سکندر اگلی سیٹ پر تھے۔ بازار میں اچھا خاصا رش تھا، خوش باش چہرے، ہنستے مسکراتے لوگ، بے فکرے کہہ کہے زندگی سے بھرپور ہنسی۔ ماہم کے اندر ایک خلا سا بھرتی جا رہی تھی۔ ادھر سے ادھر گھومتے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ جویریہ اور مرینا نے مہندی لگوانی تھی، اسے بھی کہتی رہی مگر وہ نہیں مانی تھی۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر سبحان اور شاہد کو لے کر پارلر چلی گئی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی صرف باہر کی گہما گہمی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سکندر ایک نظر اس کو دیکھ کر پارلر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 2-3 منٹ بعد واپس لوٹا تو گاڑی میں آ بیٹھا۔ تم آگے آ جاؤ، انگنیشن میں چابی گھماتے اس نے کہا تو وہ اپنے ہی خیالوں سے چونکی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں ادھر ہی۔ سکندر کے اس طرح ری ایکٹ کرنے پر وہ ایک دفعہ پھر زودرج ہونے لگی تھی۔ میں تمہارا شوفر نہیں ہوں، آرام سے آگے آؤ، سکندر نے ایک دم کچھ غصے سے کہا تو وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھتے ہوئے اس کے اندر کی تل ملاہٹ عروج پر تھی۔ اپنا سارا غصہ دروازے پر نکالا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی، اتنے دن ہو گئے ہیں طنز پر طنز کیے جاتے ہیں، حد ہوتی ہے برداشت کی بھی۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں میرا قصور ہے، معافی بھی تو مانگ رہی ہوں اپنے غلطی اپنی سوچوں پر، شرمندہ بھی تو ہوں مگر۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ سکندر نے سکون سے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ تھوڑی دیر تک گاڑی میں اس کی سسکیاں گونجتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ جذباتی لوگوں کا المیہ پتہ کیا ہے ماہم، وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بھی لب کشائی کی تھی۔ اور جو عقل سے کام لیتے ہیں وہ صرف اوروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کاٹدار لہجے میں وہ بھی کہے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ سکندر کا کہا بے ساختہ تھا۔ او گڈ، اس کا مطلب ہے عقل ٹھکانے پر آ گئی ہے۔ وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ ماہم نے اسے گھورا، وہ مسکرا دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ اچانک سنجیدہ ہو کر اس نے پوچھا تھا۔ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، ساری عمر میری کم عقلی کو کوسنے اور طنز پر طنز کرنے کا۔ اچھا، سکندر ایک دفعہ پھر ہنس دیا تھا۔ ماہم کو اس کی ہنسی انتہائی زہر لگی۔ بھئی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ امی کو بھی آگاہ کر دیا ہے، بالکل سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ماہم کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ سکندر نے ایک طرف گاڑی روکی تھی۔ کیا فیصلہ؟ عید کے پورے 1 ماہ بعد تمہاری رخصتی کا، اور یہی تمہاری کم عقلی کی سزا ہے۔ وہ مزے سے بتا رہا تھا اور ماہم منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ آپ، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں۔ جانتا ہوں تم مجھ سے کس قدر محبت کرتی ہو، مگر ماہم ہر جذبے میں میانہ روی ہی اچھی لگتی ہے، چاہے وہ محبت ہو یا نفرت ہو۔ یہ شدتیں بعض اوقات ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ میرے لیے تم بہت اہم ہو، بہت خاص، میری ہستی کا مان اور میرا فخر ہو، مگر مجھے تمہاری شدتوں سے خوف آتا ہے، اسی لیے مجھے تمہارے ساتھ یہ سارا رویہ اپنانا پڑا تاکہ تم نارمل انسانوں کی طرح محبت کے جذبے کو محسوس کرو۔ ماہم کے چہرے پر تیرتے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتے
وہ بہت محبت و جذبات سے کہہ رہا تھا، آئی ایم سوری، ریئلی سوری، میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ اس کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ اور شدت سے رو پڑی تھی۔ آپ کے خلوص محبت کو غلط نظروں سے دیکھا۔ اچھا چپ کرو اب۔ کندھے سے تھام کر اسے سیدھا کیا، ماہم دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ دنیا میں شاید کوئی کم عقل خاتون ہوگی جو آنسوں کی سوغات لیے اپنے شوہر کو چاند رات وش کرتی ہوگی۔ موسم بدلا تھا، آنسو اندر کی ساری کثافت بہا کر لے گئے تھے، تو سکندر کی بات اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ چاند رات یوں ہی تو وش نہیں کی جاتی، پیسے لگتے ہیں۔ آپ نے تو ایک دھیلا بھی کبھی مجھ پر خرچ نہیں کیا۔ اندر کی کثافتوں کے دھلنے کے بعد نظر آنے والے چہرے اور لہجے کس قدر معطر تھے۔ سکندر نے ایک بھرپور نظر ڈالی تھی۔ ارے یہ تم زیادتی کر رہی ہو، ابھی چند دنوں پہلے ہی تو میں نے تمہاری خاطر پورے 100 روپے خرچ کیے تھے، پھول اور گجرے لے کر دیے تھے، اور تو اور تمہاری میڈیسن بھی میرے پلے سے گئی تھی۔ سکندر کا انداز دہائی دینے والا تھا۔ جھوٹ مت بولیے، وہ پھول اور گجرے میرے لیے کب خریدے تھے؟ وہ تو بیچارہ لڑکا پیچھے پڑ گیا تھا اور زبردستی آپ کو خریدنے پڑے تھے۔ اچھا، سکندر سر کھجانے لگا تھا، پھر اس کی طرف دیکھ کر کھل کر مسکرا دیا۔ آج جو کہو گی لے کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر تیار ہو؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے پاس سب کچھ ہے، بس آپ کے دل میں تھوڑی سی جگہ چاہیے۔ اتنی دیر سے دل میں جو بات کھٹک رہی تھی وہ آخر کار ہونٹوں پر آ ہی گئی تھی۔ صد افسوس، دل کا پلاٹ پہلے ہی کسی کے قبضے میں جا چکا ہے، اس کی خواہش پر وہ کہہ رہا تھا۔ ماہم کے ہونٹوں پر رقصاں مسکراہٹ ایک دم بے رنگ سی ہو گئی تھی۔ کیا؟ کون ہے وہ؟ آنکھوں میں پھر نمی اترنے لگی۔ ہے ایک پاگل کم عقل سی لڑکی، آنکھ دبا کر مسکرا کر کہتے ہوئے ماہم کا دل خوشکن انداز میں دھڑکا گیا تھا۔ محترمہ کو ہماری زوجہ محترمہ ہونے کا خصوصی اعزاز حاصل ہے۔ ماہم کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ صرف اسے چاہتا ہے، اس کے دل پر صرف اس کی حکمرانی ہے۔ یہ خیال ہی کتنا فرحت بخش تھا۔ اچھا چلو، تمہارے لیے عید کا گفٹ ہے، وہ قبول کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وہاں پارلر میں وہ لوگ مجھے کوس رہے ہوں گے، میں آدھے گھنٹے کا کہہ کر تمہیں لایا تھا۔ سکندر نے اجرت میں ڈیش بورڈ پر پڑا گفٹ پیک اٹھا کر اسے تھمایا تو وہ دیکھنے لگی۔ اسے کھولو۔ وہ منتظر تھا۔ اس نے جیسے ہی گفٹ کھولا اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو وہی لاکٹ سیٹ ہے جو سنیا نے خریدا تھا۔ تمہیں عید کا تحفہ دینا تھا، کچھ سمجھ نہ آیا کہ کس طرح تمہیں ساتھ لے کر جاؤں، اسی لیے اس دن جویریہ کے ساتھ مل کر مجھے تمہیں تھوڑا سا الو بنانا پڑا تھا۔ کیوں، کیسا لگا یہ گفٹ؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ ماہم کو گزشتہ تمام واقعات یاد آنے لگے۔ ایک خفگی بھری نظر اس پر ڈالی۔ تو یہ سب کچھ آپ جان بوجھ کر کرتے رہے، صرف اور صرف مجھے تکلیف دینے کو؟ جویریہ وغیرہ بھی آپ کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ نہیں، جویریہ میرے ساتھ ملی ہوئی نہیں تھی، صرف میں نے اسے استعمال کیا تھا۔ اور جہاں تک تمہیں تکلیف دینے کی بات ہے تو یہ سراسر الزام ہے۔ میں تو صرف اور صرف تمہاری محبت و حوصلے آزما رہا تھا۔ وہ سنجیدہ اب بھی نہیں تھا۔ ماہم نے خفگی سے دیکھنا چاہا تھا مگر سکندر کی آنکھوں کے تیور کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے بوکھلا کر چہرے کا رخ بدلا۔ چلیں بھی، وہ لوگ انتظار کر رہی ہوں گی۔ اسے گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہہ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ سکندر نے بھی مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ماہم سکون سے ڈبے سے گفٹ نکال کر اپنے گلے میں پہننے لگی تھی۔ زندگی ایک دم کتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ یہ چاند رات اپنے ساتھ کتنی انمول خوشیاں لے کر آئی تھی۔ شکریہ اللہ میاں، شکریہ چاند رات، وہ اندر ہی اندر تشکر بجا لائی تھی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔